सभी लोग कंफर्टेबल बैठे? पीछे आवाज आ रही? तो वॉल्यूम वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी छात्र जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं, ऑनलाइन छात्र। आज को क्लास को हमने थोड़ा सा समय चेंज किया है। आज हमने क्लास 12 बजे से की है। आशा आपको सभी को सूचना मिल गई होगी। और ये क्लास का सामान्य समय 1:30 से 3:30 रहेगा। केवल आज के लिए हुआ है। मैं चाहता हूँ सभी ऑनलाइन छात्र जो आपका हैंड आउट हैं वो अपलोड हो गए हैं, जरा उन्हें चेक कर लें एक बार। तो जो भी छात्र यहाँ पर ऑफलाइन के भी छात्र आए हैं, तो हमारा क्लास का फॉर्मेट ये है कि हम हिंदी और अंग्रेजी भूगोल जीएस की क्लासेस में लाइव ले रहा हूँ, लेकिन ऑप्शनल की क्लासेस में सब जगह हमारी ऑनलाइन ही चल रही। उससे पहले मटेरियल पहुँचाया जाता है। तो सभी लोग चेक करके बताएंगे ऐप में मटेरियल आ गया। थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। ऑडियो वीडियो भी कंफर्म कर देंगे। फिर आज का विषय, आज हम शुरू कर रहे हैं भूगोल विषय। आज पहली क्लास हमने प्रयागराज सेंटर से ले रहे हैं, तो यहाँ पर छात्रों को भी आमंत्रित किया है। अगर वो भूगोल एक्सप्लोर करना चाहते हैं, भूगोल में कुछ पूछना चाहते हैं, वो भी पूछ सकते हैं आप। जो छात्र फाउंडेशन नहीं किए हैं, तो फिर से बताना चाहता हूँ, 5 क्लासेस हुई हैं फाउंडेशन की क्लासेस। इन 5 क्लासेस में हमने जो कार्य किया है वो आपको इस हैंडआउट में आया है। 2 पार्ट्स में आ रहा है। तो जो मैंने आपसे कहा था नोट्स, तो जब हम वैकल्पिक की बात करते हैं, वैकल्पिक में चीज़ों को समझना ज़्यादा होता है, तो लिखने के लिए आपका मटेरियल जो है वो सपोर्ट में रहता है। तो मटेरियल दोनों में आ चुका है, दोनों मटेरियल। तो ये आधारभूत था। इसमें हमने जिन 11 क्षेत्रों की बात करनी थी, इन क्षेत्रों की हमने बात की, सचित्र बात की है। तो ये पहला मटेरियल आपके पास फाउंडेशन का मटेरियल पहुंचा होगा। इसको आज मैं यूज़ नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि फाउंडेशन हमने ख़त्म कर दिया है, तो आपके पास मटेरियल होना चाहिए। तो ये मटेरियल पार्ट आया है। इसमें 5 आए हैं, 5 क्षेत्र आए हैं 11 क्षेत्र में। जो हमारे 6 क्षेत्र हैं, ये आपको 2 दिन में तब मिलेगा। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी। सो क्लाइमेटोलॉजी का हैंड आउट अब खोल रहा हूँ, ये सभी के पास होना चाहिए। क्लाइमेटोलॉजी फाउंडेशन का आपने कंफर्म कर दिया, अब क्लाइमेटोलॉजी का कंफर्म करेंगे। क्लाइमेटोलॉजी का भी डाला गया है। इसको हमने बेसिक क्लाइमेटोलॉजी के नाम से फोल्डर बनाया आपके ऐप में। ये प्रारंभिक शुरू हो रहा है, उसके बाद एडवांस होगा। कुल 16 लेक्चर लिए जाएंगे क्लाइमेट पर। 16 लेक्चर में 8 लेक्चर जो है हम बेसिक करने वाले हैं और 8 लेक्चर एडवांस करने वाले हैं। सर एनसीईआरटी का टास्क आपने दिया था वो कंप्लीट कर लिया है। सर कोपेन का जलवायु वर्गीकरण में थोड़ा दिक्कत हुई है। तो सनंत बहुत अच्छी बात है, आपने वो काम कर लिया है। फाउंडेशन में जो इम्पोर्टेंट थी वो है। कोपेन पे चिंता मत करिए, एक पूरी क्लास होगी, एक से भी ज़्यादा होगी। रजत ने भी कंफर्म कर दिया, सबने मटेरियल मिल गया। चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं। मटेरियल का पहला कंफर्मेशन चाहिए था। तो यहाँ ऑफलाइन के भी छात्र बैठे हुए हैं। तो आपने जीएस में भूगोल कर लिया? जीएस का भूगोल हो गया, जलवायु थोड़ा बहुत जानते हैं। तो आप लोग देखते हैं कि ऑप्शनल में क्या होता है। तो ऑप्शनल की जो पढ़ाने की विधि है और जो जीएस की जो पढ़ाने की विधि है, उसमें एक अंतर है कि जो हमसे प्रश्न आते हैं वो प्रश्न काफ़ी चुनौतीपूर्ण होते हैं। तो हमें पहले प्रश्न पता होने चाहिए, ठीक है। तो ऑनलाइन छात्र भी सबसे पहले हमें प्रश्नों को देखना है। आप सब मुझसे फाउंडेशन में रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर पीवाईक्यू दे दीजिए, पीवाईक्यू दे दीजिए। तो मैंने आपसे कहा था कि फाउंडेशन में हमें पीवाईक्यू नहीं चाहिए। फाउंडेशन सिर्फ 5 क्लास हैं, जिसके लिए हम पिछले 5 वर्षों के प्रश्न पत्र आपके लिए अपलोड किए हैं। यहाँ हम विषयवार तरीके से काम करने वाले हैं। तो आज पहला क्या होगा, पहला पार्ट हम सिलेबस का परिचय लेंगे, ये सिलेबस क्या है। उसके बाद आज तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं 2023 का, इसमें 24 का अपडेट नहीं किया मैंने, हर एक सिलेबस के हर एक हिस्से के जो प्रश्न है वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में आप लोगों के लिए दिए जाएंगे, ताकि जब हम ये विषय कर रहे हैं वातावरण और मौसम के तत्व, तो हमें पहले ही पता हो कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, ताकि हम इन पे चर्चा भी करते रहें, ठीक है।
तो ये सारा का सारा सिलेबस, जितने भी प्रश्न आज तक आए हैं, पिछले 11 साल का स्लॉट रखा है मैंने। मेरे पास अपने कलेक्शन में कुछ 30 साल के प्रश्न हैं, बट 30 साल में बहुत सी चीज़ें चेंज हुई हैं। पहले यूपीएससी 60 नंबर के क्वेश्चन पूछता था, अब यूपीएससी ने नंबर चेंज कर दिया है, तो 25 नंबर का होगा, 20 का होगा, 15 का होगा, तो इसलिए हमने उन्हें हटाया है। बट वो विषय वस्तु मेरे पास रहती है तो मैं अपने डिस्कशंस में वो लेकर आऊँगा, तो ये रहेगा। दूसरी चीज़, ये मटेरियल है, हैंड आउट रहेगा कि पृथ्वी का वायुमंडल क्या है, कैसे बना, क्या है, कैसे बना, ये सारी चीज़ें। पहला जो हमारा टॉपिक है, क्या है, इसकी संरचना क्या है। उसके बाद सूर्य तप क्या है, सूर्य तप से जुड़ी हुई चीज़ें और PYQ के साथ करेंगे। उसके बाद आएगा दाब, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर है, वायु दाब है, तापमान का वितरण, के बाद ऊष्मा बजट। अब आप ये देखेंगे कि जब आपने जीएस में किया, आप लोगों ने जीएस में किया, इन छात्रों ने भी जब भी जीएस में किया, हम इतना ज़्यादा नहीं करते हैं। जीएस में बस आपको सूचना दी जाती है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सारी चीज़ें डिटेल में होंगी, तो मटेरियल काफ़ी डिटेल में आएगा। तो पहला लेक्चर है, तो पहले मटेरियल के बारे में बताना चाहता हूँ। सभी लोग, जो आपको केजीएस के हैंडआउट दिए जाएंगे, ये आपका मेन सोर्स रहेगा, ठीक है। बहुत से लोग किताब पूछते हैं, तो एक किताब हमने बोली सविंद्र सिंह की भौतिक भूगोल, आप चाहें तो वो पढ़ लें, अगर आपके पास है तो पढ़िए, बट पहला क्या होना चाहिए, ये आपका मेन है। उसमें सविंद्र सिंह, इंटरनेट, सब कुछ ले लिया गया, सब कुछ ले लिया गया। अगर आप हैंडआउट की अगर हम बात करते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं तापमान बजट की, अगर बात कर रहे हैं, या इसकी भी हम बात करें, किसी भी विषय की अगर हम बात करते हैं, आप ये देखेंगे समसामयिक मुद्दे डाउन टू अर्थ में जलवायु स्थिति के बारे में विश्व मौसम संगठन की रिपोर्ट क्या कहती है। तो ये सारी चीज़ें आपके मटेरियल में होंगी। तो आपको किसी भी किताब पे तब तक नहीं जाना है जब तक आपको किसी विशेष कारण से बोला ना जाए, ठीक है। वो किताब आपके पास होनी चाहिए, बस एक सविंद्र सिंह हमने बोली, और कोई हमें रखनी नहीं है। और किताब का केवल एक ही औचित्य है कि वो आपको सिर्फ मटेरियल में भाषा के लिए दिया गया। अंजलि कह रही है सर फाउंडेशन का PDF नहीं आया, तो अंजलि वो फाउंडेशन का PDF मैंने आपको दिखा दिया है। मेरे ख्याल से क्लास के अंत तक आ जाएगी, क्लास के अंत तक आ जाएगी। अब यहाँ पे रचना मलिक कह रही है आई हैव DS लाल, तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, मैंने कुछ कहा उसको ध्यान दीजिए। DS लाल है, सविंद्र सिंह है, सब कुछ है आपके पास, ये स्रोत ये रहेगा। उसके बाद कोई किताब पढ़नी है तो उसके बाद पढ़नी है, वरना नहीं पढ़नी। इसको भी पढ़ने से पहले क्लास होनी है, इसको भी सीधा पढ़ना नहीं है। ये भी पढ़ेंगे तो इसमें बहुत टेक्निकल चीजें हैं, आप मेरे साथ साथ करेंगे। ये सिर्फ आपके क्लास के नोट्स का पूरक होगा, क्लास के नोट्स का पूरक होगा, तो दैट इज गोइंग टू बी दैट। किसी के पास DS लाल है या सविंद्र सिंह है, तो DS लाल अपने आप में उनकी किताब जो है जलवायु विज्ञान की एक मशहूर किताब रही है। उसके अलावा DS लाल की जनरल ज्योग्राफी या भौतिक भूगोल के हिसाब से बहुत ज़्यादा वो काम की नहीं है, बट फिर भी अगर आपके पास है तो आप यूज़ कर सकते हैं। किसी को दहेज में मिली हो कि भाई आपके कोई मित्र थे, भाई थे, जो UPSC की तैयारी कर रहे थे, छोड़ के चले गए, किताबें बच गई, दहेज बचा, तो क्या करोगे? गंगा जी में बहाने की जगह आपने रख लीजिए, बट मेरा जो मटेरियल होगा ये सारा उसका पहले वो काम करेगा, ठीक है। ये तो पहली चीज हुई। दूसरी चीज, क्लास में क्या होगा, क्लास में दिए जाएंगे रनिंग नोट्स। रनिंग नोट्स में कुछ डिक्टेशन भी होगा, कुछ चीजें मैं लिखूंगा भी, ठीक है। आपका काम ये होता है कि जब वो टॉपिक खत्म हो जाएगा, जब क्लास में खत्म हो जाएगा, आप उसके बाद अपना स्टडी मटेरियल पढ़ेंगे। जो लोग पहले पढ़ना चाहते हैं, मेरा अनुरोध है अभी मत पढ़िए, क्योंकि मैंने स्टडी मटेरियल में बहुत सारी चीजें डाल दी हैं, वो समय ज्यादा व्यर्थ करता है। अब मैं चाहता हूं कि जब हमें समझ में आ गया चीज क्या है, तो हम स्टडी मटेरियल में से काम की चीजें निकाल के अपने नोट्स को अपडेट करेंगे। तो ये क्या है, एक दूसरे का, ये एक दूसरे का क्या है, पूरक, ठीक है। समझ में आया? सभी लोगों के पास नोटबुक होनी चाहिए, नोटबुक आपके पास ब्लैंक नोटबुक होनी चाहिए, ब्लैंक शीट वाली, ब्लैंक शीट जिसमें मार्जिन होगा,
उस तरह का होगा। मैं चाहूँगा कि इसके स्पाइरल कुछ रजिस्टर बना के रख लीजिए और इनको दबा के यूज़ करिए। आपका जो पूरा कोर्स होगा वो मेरे ख्याल से 4 या 5 रजिस्टर में ख़त्म हो जाएगा। 4 या 5 रजिस्टर रहेंगे और हर विषय पे बहुत डिटेल्ड हैंडआउट होगा, बट डिटेल्ड हैंडआउट को बचाना है। डिटेल हैंडआउट में भी ऑप्शनल है, ऑप्शनल में सिर्फ एक एक डर रहता है कि हम थोड़ा रिसर्च की तरफ जाने लगते हैं। अब कई बार जब मटेरियल हम बनाए तो हमें अच्छा लग रहा हो तो हम डाल देते हैं, बट उससे बचना है। रिसर्च की शायद हम एक ही पंक्ति यूज करेंगे, उस पूरी की पूरी रिसर्च की क्या करेंगे, एक ही पंक्ति यूज करेंगे कि ये विश्व मौसम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार ये था, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है सर। माजिद हुसैन, पीडीएफ पढ़ सकती हूँ क्या, मेरे पास है, या फिर आपके हैंडआउट पर स्टिक रहना है, प्लीज बता दीजिए। शिवानी दक्ष जी, अभी मेरे पास ना टेक्निकल टीम है नहीं, नहीं तो ब्लॉक करवा देंगे। ठीक है, आपकी किस्मत है कि वो है नहीं यहाँ पर। अगर ये हालत चल रही है कि शिक्षक तब से कह रहा है कि आपको इसी से स्टिक करना है, आप बीच बीच में चैट का यही करने वाले हैं, मेरे पास माजिद हुसैन है, ये बताना चाहती मेरा दहेज अलग है, मेरे पास चांदी की पाजेब है सर, वो पहन के नाचेंगे या नहीं? ये क्यों करना है भाई? नहीं करना है। शिक्षक आपको आश्वस्त कर रहा है कि भाई ये इसके बाहर नहीं ढूंढना पड़ेगा, किताब अगर आपके पास है तो उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जब मैं क्लासेस लेता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस मैं अपने स्टूडियो से लेता हूँ, ब्लॉक करना भी मेरे हाथ में रहता है। आज मेरे हाथ एकदम चोले का ठाकुर फील कर रहा हूँ। डन। तो पहली बात, ऑप्शनल में जब हम बात कर रहे हैं, ऑप्शनल इज अबाउट स्कोरिंग हाई इन मेंस। 300 के स्कोर पे जाना है तो पहली बात यह है भटकाव नहीं होना चाहिए। भटकने के लिए हम एकदम रिसर्च कर सकते हैं। जब मैं गया हूँ, मैंने जेएनयू में जब मास्टर्स किया तो मैंने देखा उसका कोई अंत ही नहीं है रिसर्च का। आपको नहीं करना है, आपको क्या करना है, परीक्षा की दृष्टि से इस किताब में से हम क्या निकाल सकते हैं। तो मेरे मटेरियल का कितना उपयोगी होगा, कुछ 60% उपयोगी होगा। सविंद्र सिंह किताब में कितना उपयोगी है, 7%। उस 7 को मैं कहाँ पे ले आया, 60 पे ले आया। वो बहुत काम की किताब नहीं है, बट भाषा के लिए यूज हो जाती है। यहाँ तक क्लियर हो गए। डायग्राम्स दबा के बनाने, डायग्राम का स्रोत क्या रहेगा, डायग्राम का स्रोत रहेगा एनसीईआरटी प्लस हैंडआउट। एनसीईआरटी में जितने भी डायग्राम है, एनसीईआरटी में जितने भी डायग्राम हैं वो एनसीईआरटी के आपको आने चाहिए। एनसीईआरटी ने अच्छी बात यह है, बहुत ही सरल डायग्राम बनाए हुए। जिन लोगों ने ये किताबें देखी हैं, सविंद्र सिंह और डीएस लाल, ये बहुत कठिन है। इनफैक्ट हमारे बहुत से छात्र हैं वो एनसीईआरटी का भी एक सरलीकृत रूप रख लेते हैं। क्यों रखते हैं? डायग्राम बहुत जल्दी बनाना है। डायग्राम किस लिए करना है, जल्दी बनाना है, तो उसमें जटिलताओं को हटाते हुए हम उसे यूज कर लेंगे। सर के स्टूडियो में मुझे क्लास ज्यादा क्लियर लगती है, आज थोड़ी कम क्लीन लग रही है। बस आज ब्लॉक नहीं कर पा रहे तुमको। तो मुझे बताइए कि मतलब सर की फोटो क्लीन लग रही है, नहीं क्लीन लग रही है? फिर से बता रहा हूँ, चैट बंद कर दी जाएगी। ये हमने फाउंडेशन में खोल के रखा था, ये आपको भी बाधित करती है। जो सीरियस छात्र हैं वो उसी पर फोकस करेंगे। तो मटेरियल का समझ में आ गया। मटेरियल मेरी तरफ से, नोट्स आप बनाते रहेंगे, डायग्राम एनसीईआरटी से करेंगे। आगे मैं कुछ सैंपल्स भी देने वाला हूं जिसको हम कहते हैं डायग्राम बुक। तो ऑप्शनल के लिए एक डायग्राम बुक भी बनेगी जिसको हम वर्क बुक कहते हैं। वो कैसे बनेगी उसके सैंपल भी मैं आपको अगली क्लास में दिखा दूंगा, जब हम नेक्स्ट क्लास ले रहे हैं। तो जो पिछले बैचेस ने अपने वर्क बुक बनाई है वो भी आपके पास आएगी। पेपर 2 के लिए, पेपर 2 के लिए विशेष एक मैप वर्कबुक भी बनेगी। कैसे बनेगी इसकी भी विधि भी बताऊंगा कैसे बनना है। तो ये कुछ चीजें, पहला दिन है मेन कोर्स का, तो आपको बता दिया क्या क्या करना है। मेन स्टडी मटेरियल में आप मुझ पे आश्रित हैं। क्लास के नोट्स के लिए जो आप बना रहे हैं, 2 चीजों का काम करना है, पहले क्लास करनी है और उसका पूरक यहाँ से ले लेना है। यहाँ से सिर्फ सीमित चीज उठानी है, उसको पढ़िए। पढ़ने में आपको थकावट होगी, पढ़ने में आपको झुंझलाहट भी होगी क्योंकि भाषा भी तकनीकी आएगी। मैं वो थकावट और झुंझलाहट दोनों चाहता हूँ।
क्योंकि वो प्रश्न जब आते हैं यूपीएससी में वो काफ़ी थकाने और झुंझलाने वाले होते हैं, और हम जो आम बोलचाल की भाषा लिखते हैं वो टेक्निकल नहीं होती है, तो हमें बहुत मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो ज़रूर करें। अभी तक मैंने बहुत से छात्रों को फाउंडेशन में कहा एनसीईआरटी पढ़िए। अब मैं एनसीईआरटी की बात नहीं कर रहा हूँ, आप मेरे जीएस के छात्र नहीं हैं, आप ऑप्शनल के छात्र हैं। आपसे मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ, मैं टेक्निकल बुक्स दूंगा। मैं किसी भी जीएस के छात्र को नहीं कहता हूँ कि ये काम करिए, उनसे एक ही चीज़ कहता हूँ एनसीईआरटी पढ़िए। लेकिन आपके लिए ये क्लियर है, हमें करना है। ये दोनों वर्कबुक कैसे बनेंगी ये मैं आगे की क्लास में बता दूंगा, ठीक है। आज हम किससे शुरू कर रहे हैं? आज हम शुरू करेंगे अ, वायुमंडल क्या है, इसका महत्व क्या है, ठीक है, इसकी उत्पत्ति क्या है, इसकी संरचना क्या है, ये वायुमंडल के बारे में हम करेंगे, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी। हम क्या पढ़ रहे हैं? क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी इसे क्या कहते हैं? जलवायु विज्ञान। एक होता है वेदर। वेदर क्या होता है? मौसम। उसके विज्ञान को कहते हैं मीटेरोलॉजी। क्या कहते हैं? मीटेरोलॉजी विज्ञान। ये भी विज्ञान है, मौसम विज्ञान को क्या कहते हैं? मीटेरोलॉजी। अब ये सारी चीजें जो टर्म्स हैं वो लिखते चले जाएंगे, तो ऐसा मत सोचिएगा कि मैं बोलने वाला हूं कि डिक्टेशन शुरू हो रहा है। साथ साथ में लिखते रहिए, इन सब चीजों पे चर्चा होगी, इन सब चीजों पर चर्चा होने वाली है। क्लाइमेटोलॉजी क्या होता है, मीटरोलॉजी क्या होता है, वायुमंडल क्या होता है, इसका महत्व क्या होता है, इसकी संरचना क्या होती है, आज की रूपरेखा दे रहा हूं। तो क्लास के प्रारंभ में जब भी आप चाहें तो आप लिख सकते हैं सत्र 1, ठीक है। तारीख भी चाहें तो आप लिख सकते हैं कि भाई ये मेरा 25 अगस्त हो गया 2025। ये ये क्या करेगा? आपको चीज़ों को डॉक्यूमेंट करने में मदद करेगा। कुछ छूट जाता है तो आपको पता होगा, और क्लास में क्या क्या किया जाएगा वो होगा। उसके बाद होगा जलवायु के तत्व। जलवायु के तत्वों में हम बात करेंगे तापमान की, दाब की, आर्द्रता की, इन तीनों की बात होगी। उसके बाद आज का विषय वायुमंडलीय तापमान। आज का विषय ये होने वाला। जब भी क्लास प्रारंभ करें तो उस क्लास की पहले ही रूपरेखा आपको बता दी जाएगी कि आज इतना हमें कार्य करना है। इस कार्य में कुछ चीजें जो आपके नोट्स होंगे वो क्लास की बात से निकल कर आएंगे, और कुछ चीजें आप अलग से करेंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि अगर आप जो भी लिख रहे हैं इसमें 2/3 पेज ही यूज करें, इसको खाली छोड़ दें। इसको खाली किस लिए छोड़ें? ये हैंडआउट से अपडेट करेंगे। उससे क्या होगा कि आपके नोट्स कंप्लीट होते हैं, आपके नोट्स कंप्लीट होते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो क्लास को, जीएस में क्लासेस स्लो चल सकती हैं, ऑप्शनल में क्लासेस में एरिया बहुत कवर करना होता है, तो हम बहुत सी चीजें हैंडआउट से पढ़ेंगे, क्लास में ही पढ़ देंगे हैंडआउट से, बट उसको जरूरी नहीं है लिखवाएंगे। तो जीएस में अपेक्षा होती है कि सर सब कुछ लिखवा दीजिए। जीएस उस तरह का होता है कि सर मेरा तो वैकल्पिक विषय राज्य व्यवस्था है, मुझे क्यों भूगोल का इतना डिटेल करना है, उसको हम लिखवा देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर हम हैंडआउट को यूज भी करेंगे, तो ये रहेगा, ठीक है। तो पहला क्या शुरू करें? क्लाइमेटोलॉजी और मीटेरोलॉजी की बात करें। तो ये पहला है। ये कहाँ से आ रहा है? ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, ये हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। और हमारे सिलेबस में क्या दिया हुआ है? इस पे लिख नहीं सकते।
क्या दिया हुआ सिलेबस में? मौसम और जलवायु। मौसम और जलवायु, तो ये पहली चीज। आज का पहला विषय क्या है? मौसम एवं जलवायु, ये हमारा पहला विषय है। और इसको कैसे परिभाषित करते हैं निश्चित रूप से आप लोग भी जानते हैं, जो ऑफलाइन के भी हैं, जिन्होंने जीएस भी किया है। तो क्या होता है मौसम और जलवायु, अगर मैं आपसे पूछूं? जोर से बोलेंगे अगर बोलना है तो। अच्छा, ये दिन प दिन बदलता रहता है, बदलता है, ये दीर्घकालीन प्रक्रिया है। ठीक है, किस चीज की प्रक्रिया ये तो बताओ, किस चीज की प्रक्रिया? क्लाइमेट चेंज की? ये तो पहले क्लाइमेट, बनावट चेंज हो जाएगी। प्रक्रिया ये कह रही है बनावट होती है, प्रक्रिया ये कह रही है तापमान होता है। ठीक है, क्या है, क्या चीज बदलेगी? मौसम बदलता है, जलवायु नहीं बदलता है, तो विवाह किससे करना चाहिए? जलवायु से। मौसम तो बदल जाएगा। कितना फिल्मी हो गया यार। ये दीर्घावधिक है, तो इन्होंने लघु कर दिया। किस चीज की दशा? दशा किसकी? दशा, दशा किस चीज की? जैसे आपने सुना दुर्दशा हो गई, किसी की दशा? दिन प्रतिदिन की स्थिति। हाँ, वातावरण की, पर्यावरण की। वातावरण और पर्यावरण ये दो आ गए, अब हिंदी वाले इसी में चलते रहेंगे, तो इसलिए रुक जाते हैं, अब रुक जाते, अब रुक जाते। तो वैकल्पिक का काम ये होता है कि चीजों को क्लियर करें। ठीक है, अब मैं हूं, मेरा शरीर है। अगर स्वस्थ है तो एक दशा है, स्वस्थ शरीर एक दशा है, अस्वस्थ शरीर एक दूसरी दशा है। स्वस्थ शरीर कैसे पता चलेगा? मेरा तापमान लिया जाएगा मेरे शरीर का, ये सीमा स्वस्थ मानी गई। मेरी पल्स ली जाएगी, हृदय गति और रक्तचाप देखा जाएगा, वो स्वस्थ माना जाएगा। ठीक है, अगर तापमान 101 हो गया तो यानी दशा बदल गई। तो दशा का सूचक क्या होता है? वो देखो, इकोसिस्टम, सब कुछ, सब वापस आ जाइए। सब गलत लिख रहे हैं यार। विकास, ये चैट ऑफ कर, चैट ऑफ कर, डिसेबल करो, हाँ बस। अब ध्यान देंगे इधर। तो जब हम बात करें दशा की, दशा मेरे शरीर की दशा हो सकती है कि नहीं हो सकती? एक रोगी दशा हो सकती है, एक निरोगी दशा। तो अब हम बात कर रहे हैं वायुमंडल की। किसकी बात कर रहे हैं? वायुमंडल। अब हम इस जीव की बात कर रहे हैं। तो मौसम और जलवायु क्या है? वायुमंडल की दशा के सूचक है। पहली चीज क्या है? ये वायुमंडल की दशा है। ठीक है, एक दशा नापता है मौसम, मौसम वायुमंडल की लघु आवधिक दशा का मापन करता है। ठीक है, और वायुमंडल, वायुमंडल कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? वायु, जलवायु, जलवायु, वायुमंडल की दीर्घ आवधिक दशा का मापन। अभी जो दशा की बात मैंने आपसे की, ये दशा क्या होती है? तो मेरे शरीर स्वस्थ है अस्वस्थ है कैसे पता चलेगा? तापमान देखा, तापमान से पता चला। तो एक कारक मेरी दशा को नापने का एक तापमान है।
दूसरा तापमान, दूसरा हो सकता है मेरी हृदय गति, हो सकता है रक्तचाप भी हो सकता है। तो वायुमंडल की दशा के कारक क्या हैं? दशा किस में देखी जाती है? तापमान, दाब में, आर्द्रता में, ठीक है, प्रदूषण में, कितने प्रदूषक हैं वो भी एक हो सकता है। अब प्रदूषक को हम कई तरह से रख सकते हैं कि इसमें हम सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर रखें या कुछ रखें, वो हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है? मेघ आच्छादन हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है? ये दशाएं। तो अगर अगर मुझे आज 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे क्या तापमान रहा, अगर मैं वो कर रहा हूं तो क्या कर रहा हूं? लघु अवधि, ठीक है। और अगर मैं ये कह रहा हूं कि केरल में मानसून 1 जून को आता है, केरल में मानसून कब आता है? 1 जून को आता है। इस बार 25 मई को आ गया या 22 मई को आ गया, तो इस बार मानसून 7 दिन जल्दी आया। तो ये जो 1 जून है, ये 1 जून कैसे बना? ये पता कैसे बना कि 1 जून पर आता है? क्या पिछले वर्ष आया था? नहीं, पिछले 30, 50 या 70 वर्ष की औसत हमने देखा कि ये आता है, औसत 1 जून को आ जाता है केरल में। उसे कहा जाता है मॉनसून का भारत में आगमन, 1 जून को हो जाता है। कैसे पता चला? पिछले वर्ष की बात नहीं कर रहा हूं, 2 वर्ष की बात नहीं कर, कितने की कर रहा हूं? 30, 50, 70 वर्ष में औसत ये जो हुआ, ये समझ में आया? तो जब हम मौसम और जलवायु की बात करते हैं, मौसम और जलवायु की बात करते हैं, तो जो आपके अलमारी में आज के कपड़े, जो भी आप कपड़े रख रहे हो, वो आपके मौसम को सुनिश्चित करता है। अलमारी में कैसे कपड़े होंगे आजकल? आजकल तो सूती कपड़े हैं कि नहीं है? और सर्दी में, दिसंबर जनवरी में ऊनी कपड़े आ जाएंगे। तो वो क्या है? ये आपका मौसम को प्रदर्शित करता है। घर में से क्या लेकर चलते हैं? सुबह छाता लेकर चलते हैं। वैसे तो हर हर समय तो नहीं लेके चलते हैं। तो छाता क्या होता है? ये उसका डे टू डे, आज धूप निकलेगी या नहीं निकलेगी, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, ये 0 डिग्री है, ठीक है। 0 डिग्री पर आप सड़क पर निकले हो, 0 डिग्री पर आप सड़क पर निकले हो, आज वायुमंडल कैसा होगा? ऐसे जो भी आपने पढ़ा है अभी तक भूगोल में, 0 डिग्री पे वायुमंडल में क्या अपेक्षा करके जा रहे हो? आज कैसी दशा होगी? शब्द देखना है, वायुमंडल के टेक्निकल शब्द आने चाहिए। गर्म होगी, गर्म होगी, ठीक है, मान लिया गर्म होगी। और आर्द्र होगी, इनका ये कहना है आर्द्र होगी, मान लिया। और कुछ हो सकती है? ये उष्ण कटिबंधीय कोई शब्द नहीं होता। यहां पे लिखा मैंने उष्ण कटिबंधीय, तो आपसे पूछा भाई, आपका डॉक्टर ने कहा एक काम करो, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इनका चेक करो। क्या चेक करो? उष्ण कटिबंधीय चेक करो। इनका क्या चेक करो? तापमान चेक करो। अब टेक्निकल भाषा आ गई ना, अब हमें ये करना है, यही चीज चेक होती है। उष्ण भी हो सकता है, शीतोष्ण। हम चेक क्या करते हैं? तापमान करते हैं। तो हमारे मित्र ने कहा कि सर गर्म का मतलब तापमान क्या होगा? अधिक होगा। आर्द्रता का मतलब मॉइस्चर, यहां पर क्या होगा? जलवाष्प अधिक होगा। और कुछ? लो प्रेशर होगा। अच्छा एक बात बताओ, क्लास में लो प्रेशर देखे हो? कभी महसूस किए हो कि नहीं किए हो? अच्छा एक बात बताओ, डॉक्टर के पास गए आप, डॉक्टर के पास गए, आपने कहा डॉक्टर साहब छींक आ रही है, गला खराब हो रहा है, तो कहता है जरा इसकी किडनी चेक करो, कहता है? नहीं कहता ना। क्यों नहीं कहता? तो बहुत काम की नहीं है। तो यहाँ पर आप मुझे बताओ, आप छुट्टी पे जा रहे हो, मान लो छुट्टी पे जा रहे हो, आपका मन हुआ मैं शिलोंग होकर आता हूँ, तो शिलोंग की जलवायु अगर देखोगे तो क्या वहां दाब देखोगे? दाब का तो पता ही नहीं चलता। दाब का आप में से किसी को पता है? आज आपको धूप तो पता चल जाएगी, वर्षा भी पता चलेगी, तो दाब नहीं देखते। चलो फिर भी ये कह रहा है निम्न दाब है, क्योंकि पढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है, इसके पूरे नंबर में दे रहा हूं, निम्न दाब हो गया। और कुछ? सर बादल भी होंगे वहां पर,
बिल्कुल बादल भी होंगे, बादल होगा, है ना। अब मुझे एक बात बताइए, आप कभी गए विषुवत क्षेत्र में? आप तो नहीं गए, आप में से कोई गया? मैं तो गया हूं, मैं गया हूं तो मैं तो देख कर आया हूं। आप लोग बिना देखे इतना कैसे जान गए? कैसे जान गए? हम्म। मौसम, जोर से बोलेंगे, मौसम के रूटीन कैसे पता चले? कहीं गए तुम ब्राजील? तुम बताओ, प्रयागराज के मौसम तो तुम देख रहे हो, जब ब्राजील गए नहीं तो रूटीन कभी अभी गूगल में चेक किए हो कभी ब्राजील का? न्यूज व्यूज में क्या आता है, ब्राजील का दिखाता है न्यूज में? क्या न्यूज देख रहे हो वैसे आजकल? न्यूज में ब्राजील कब सुने, लास्ट सुने क्या कभी? आप भारत के ले लीजिए, भारत के न्यूज चैनल अगर एक बार को काम की चीज करने लगे और मौसम बताएं, तो वो क्या ब्राजील बताता है? वो तो भारत ही बताता है। भारत के पूर्वोत्तर में ऐसा होगा, यहाँ पर क्या कहते हैं वो, उत्तराखंड में बारिश बनी रहेगी, यहाँ पर भूमि के स्खलन की भी संभावना है। मैंने ब्राजील नहीं सुना, सुन रहे हो तुम? कौन चैनल लगाए हो? ये मजाक है, फर्जी वाला, फर्जी नहीं, हाँ। जल्दी, आपको कैसे पता बिटिया? नहीं, बैठ के खड़े होके कोई दिक्कत नहीं, उसका प्रभाव यहां तक आ रहा है। ऐसे गैस करें क्योंकि भारत, लेकिन आप तो प्रयागराज में है, केरल वाला गैस करता समझ में आता, प्रयागराज वाला भी गैस मार रहा है 0 से 30 में, बट मैं तो जीरो वाले की बात कर रहा हूं ना। आप बताओ, 30 वाला जीरो का अंदाजा लगा लिया क्योंकि मैं 30 हूं ना, गड़बड़ है। कैसे पता आप लोगों को, कैसे पता? बैठ जाइए प्लीज, साइलेंस साइलेंस। हाँ, इन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया। इन्होंने कहा अक्षांशीय विशेषताएं जो निर्धारित की गई हैं, उसके आधार पर ये जो आपने प्रश्न पूछा, इन अक्षांशों में ये विशेषताएं पाई जाएंगी। 100% सही आंसर। ये जो अक्षांशीय जो विशेषताएं हैं, ये निर्धारण जलवायु कहलाता। ठीक है, अभी हमारे मित्र ने कहा कि सर वहां पर बादल होगा, वहां पर आर्द्रता होगी। आप अभी चले जाइए, हो सकता है आज राइट नाउ वहां पे सूखा हो, आसमान में कोई बादल ना हो। संभव है कि नहीं है? तो क्या जो अक्षांशीय विशेषताएं वो गलत हो गई? नहीं, वो गलत नहीं हुई सर, आज का मौसम अलग है। तो हमारे आर्द्र क्षेत्र में भी सूखा दिन हो सकता है, शुष्क क्षेत्र में भी वर्षीला दिन हो सकता है। वर्षा होना ना होना ये आज की बात है, ये मौसम की बात है। जो हमारे मित्र ने कहा, बिल्कुल सटीक कहा कि अक्षांशीय विशेषताएं जो निर्धारित की गई हैं, वो जलवायु विज्ञान करता है। वो क्या करता है कि वो पिछले 50-60 वर्षों में उस क्षेत्र में क्या क्या हो रहा था उसको पढ़ता है, उससे औसत निकालता है, और उस औसत वायुमंडल की दशा को क्या कहते हैं? जलवायु। भारत की औसत जलवायु दशा का नाम क्या है? मानसूनी जलवायु। बट क्या इसका मतलब ये जो भी भारत में आएगा उसको आधे साल हवा इस गाल पे लग रही, आधे साल हवा इस गाल पे लग रही? जरूरी नहीं है भाई, हो सकता है कि नहीं। अच्छा, एक और चीज अंत करने के लिए, इस चर्चा को और बढ़ाऊंगा नहीं। कौन सा आसान है, जलवायु का पता करना या मौसम का पता करना? आसान कौन सा है? सोच के बताइएगा, लॉजिक लगा के बताना है। कौन सा आसान है? तो जलवायु वाले ए और मौसम वाले बी, कौन सा आसान है, जलवायु या मौसम? तो ए कितने लोग? ए। सर जलवायु पता लगाना आसान है, ठीक है। दूसरा, मौसम पता लगाना आसान है, मौसम पता लगाना आसान है। और बाकी सर मेरा तो ऑप्शनली ज्योग्राफी में तो ऐसे देखने आया था, है कि नहीं? तो मुझे एक बात बताइए, आपके पिताजी या माताजी का स्वभाव बताना, और आपके माताजी और पिताजी आज 2 बजे क्या करेंगे वो बताना, इनमें कौन सी चीज आसान है? स्वभाव बताना आसान है कि नहीं? 2 बजे उनके पेट में क्या दर्द हो जाए हमें क्या पता, हो सकता है कि नहीं? तो वही बता रहा हूं, ये बताना आसान है।
क्योंकि जैसे हमारे मित्र ने कहा ना, अक्षांशीय दृष्टि से हमने कुछ चारित्रिक विशेषताएं निर्धारित कर ली, तो ये जलवायु तो आसान है। बताना मुश्किल ये है कि आज क्रिकेट का मैच है और 2 बजे बारिश होगी या नहीं होगी, ये मुश्किल है। ये तो बहुत आसान है कि सर आप वहां जा रहे हैं, वहां पर पठार भी है, ये है, यहाँ अपेक्षित ये है, लेकिन वहां होगा क्या, वो चुनौती है। इसलिए इसलिए IMD, इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये मौसम जो है ना, मीटेरोलॉजी, ये वैज्ञानिकों का विषय है, ये वैज्ञानिकों का विषय है। मैं एक बार JNU में अपनी मास्टर्स कर रहा था, तो इन लोगों ने क्या किया कि आप लोगों को जैसे स्कूल में ले जाते हैं, कॉलेज में ले जाते हैं, ऐसे हमारी विजिट करवाई इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो JNU के पास ही है, हमारा लोधी रोड पर ये इनका जो हेडक्वार्टर है। तो हम भारतीय मौसम भवन पहुंचे और हमने उनके सारे यंत्र देखे, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उनसे ऐसे ही सवाल पूछा, यार ये सारे सैटेलाइट के रडार लगे हुए हैं, सारे स्क्रीन्स लगे हुए हैं, आप मौसम का पूर्वानुमान करते हैं, मुझे अगर यहाँ पे काम करना हो तो क्या लगेगा? तो उन्होंने कहा आपकी डिग्री क्या है? मैंने कहा मैं MA ज्योग्राफी कर रहा हूँ JNU से। बोले आपके लिए कोई काम नहीं है। क्यों? मैं तो ज्योग्राफी, मैं तो मौसम पढ़ता हूँ। बोला अरे गधे, तुम क्लाइमेटोलॉजी वाले हो, तुम्हारा काम क्या है, इधर की कहानी उधर की कहानी, सबका औसत निकाला, ये लो। मेरे माताजी का स्वभाव ऐसा है, मेरे पिताजी का स्वभाव ऐसा है। ये काम, इसमें सैटेलाइट लगते हैं, इसमें कंप्यूटर लगते हैं, सुपर कंप्यूटर लगते हैं। अगर तुमने MSc फिजिक्स किया है तो बात करो। आप यूं समझ लीजिए MA भूगोल वाले की इज्जत कितनी है, ठीक है? और ये MA भूगोल वाला अपने को बहुत बड़ा लगाता है कि मैं बा था, BA था, अब मैं माँ हो गया हूँ। कुछ नहीं हुआ है। तो क्लाइमेटोलॉजी का मतलब विश्व में स्थानिक रूप से, हमारे छात्र ने बहुत अच्छा प्रयोग किया कि अक्षांशीय रूप से, वैसे हमेशा अक्षांश नहीं होता, क्षेत्रीय भी हो सकता है। विश्व में जलवायु की दशाएं क्षेत्रीय रूप से कैसे भिन्न हैं, और एक दीर्घ आवधिक रूप से वो हम पढ़ते हैं। लघु आवधिक जैसे ही आएगा वो हम क्या कहेंगे, मालिक लोग का काम है, हम थोड़ा बहुत, हम उनकी रिपोर्ट यूज कर सकते हैं, हम उनकी रिपोर्ट यूज कर सकते हैं कि फलानी रिपोर्ट में विश्व मौसम संस्थान ने या संगठन ने ये बताया। बट हमारा काम क्या है, हमें औसत जलवायु पता करनी। सभी को समझ में आया? तो अंतर क्या है, जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा कि ये दीर्घावधिक होता है, बट होता क्या है कि GS के छात्र केवल लघु आवधिक दीर्घावधिक करके भूल जाते हैं। किस चीज की बात हो रही है? वायुमंडल की बात हो रही है। वायुमंडल की दशाएं हैं, और उन दशाओं का मापन किस में होता है? कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे तापमान, दाब, आर्द्रता, प्रदूषक, मेघाच्छादन इत्यादि लिख रहा हूं, यहीं पे खत्म नहीं होता है। ठीक है, तो पहला तो ये हुआ, जो हमारा पहला विषय था, मौसम और जलवायु में अंतर है। हम क्या पढ़ते हैं? हम जलवायु पढ़ते हैं। थोड़ा सा जैसे जैसे चीजें विज्ञान की तरफ जाने लगी हैं, तो मेरा ये मानना है कि ये विषय जो है थोड़ा मीटरोलॉजी, मौसम विज्ञान की तरफ गया है। तो अब हमारे छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वो जलवायु विज्ञान तो जाने ही जाने, थोड़ा बहुत मौसम विज्ञान जाने। तो आप लोगों को मैं मौसम विज्ञान भी पढ़ाने वाला हूँ, थोड़ा ही पढ़ाऊंगा। GS के लिए वो जरूरी नहीं होता। GS में कई बार छात्र मुझे जिद करते हैं कि सर मुझे एलनीनो लानीना बहुत डिटेल में समझना है। वो मौसमी प्रक्रिया है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, वो आपके लिए ज्यादा आएगी। हमारा मानसून की फोरकास्टिंग का मॉडल क्या है भारत में, वो आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, और क्योंकि मैं जहाज़ों पर रहा हूं, तो हमें तो ट्रेन भी किया जाता है मीटरोलॉजी में, क्योंकि हम वाकई में चक्रवातों को देखते हैं, तो हमें 3 घंटे पे फैक्स आ रहा होता है कि ये चक्रवात आ रहा है, इसमें यहाँ पे ऐसे बचना है, वहां पर वो बचना है। तो हम कुछ चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन सीमित बात करेंगे परीक्षा के सिलेबस में। ठीक है, तो आज का पहला विषय था मौसम और जलवायु। इस पर कोई प्रश्न हो तो मैं थोड़ी देर में चैट ऑन करूंगा, तब आप बता सकते हैं। दूसरा है वायुमंडल क्या है। वायुमंडल क्या है? ठीक है, वायुमंडल क्या है? तो आसान भाषा में क्या है? एक गैसीय आवरण है जो हमारे ग्रह के चारों ओर, ये हमारा ग्रह है, इसके चारों ओर एक गैसीय आवरण है, ये कहलाता है वायुमंडल। ठीक है, क्या ये हर ग्रह पर होता है? क्या ये हर ग्रह पर होता है?
पृथ्वी ग्रह पर है, हर ग्रह पर नहीं होता है, हर ग्रह पर नहीं होता है। अगर होने के लिए चाहिए क्या? पहला, जो गैस हैं, गैसों को ग्रह के पास रुकना पड़ेगा, गैस को पकड़ना है, तो पकड़ने के लिए क्या चाहिए? गुरुत्व बल चाहिए। अगर आपके पास गुरुत्व बल उतना नहीं है तो गैस तो हल्की होती है, तो क्या होगा? गैस ग्रह को छोड़कर चली जाएगी। तो पहला तो गुरुत्व बल चाहिए। दूसरी चीज ये है, दूसरी चीज ये है कि एक सुरक्षा चाहिए। किससे? सौर तूफान कहते हैं उसे, ठीक है, सोलर स्टॉर्म से। तो जो सूर्य है, जो हमारा सूर्य है, सूर्य क्या देता है ब्रह्मांड में? प्रकाश। प्रकाश, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? सूर्य तप, ठीक है। सूर्य से आने वाला प्रकाश और उसमें जो ऊष्मा है उसे क्या कहा जाता है? सूर्य तप कहा जाता है। तो अभी क्या होता है इसकी भी परिभाषा करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अभी क्या करें? पृथ्वी ग्रह पर वायुमंडल है। किसी भी ग्रह पर वायुमंडल होने के लिए दो चीजें आवश्यक हैं। पहली चीज, उसके पास सफिशिएंट गुरुत्व होना चाहिए कि वो उसको पकड़ के रखे। दूसरा, उसके पास सुरक्षा होनी चाहिए। किससे सुरक्षा? अब उसकी बात कर रहे हैं। तो ये हमारा ग्रह है। ग्रह पर क्या है? गैस। किसी गैस पे प्रकाश पड़ेगा तो कोई प्रॉब्लम? किसी भी गैस पर प्रकाश पड़ेगा तो कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोग क्लास में बैठे हैं, क्लास में ट्यूबलाइट जल रही है, ट्यूबलाइट जो है हमारे और आपके बीच में गैसें हैं कि नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन अगर इस क्लास में तेज आंधी चल जाए बाहर से दरवाजों से, तो यहाँ की गैसों का क्या होगा? ये गैसें उस दिशा में धकेली जाएंगी कि नहीं धकेली जाएंगी? तो सूर्य से कई कण आते हैं। क्या आते हैं? सूर्य केवल विकिरण ही नहीं भेजता है, ये क्या होते हैं? कण भी होते हैं। सौर पवन भी कहते हैं इसको, सौर तूफान भी कह सकते हैं, पवन भी होता है। तो इसमें क्या है? ये कण जो है एक आंधी की तरह से पृथ्वी पर आ रहे हैं। सौर कण ये किससे बनते हैं सर? किससे बनते हैं सौर कण? ये अत्यधिक ऊर्जा वाले चार्ज पार्टिकल हैं। अल्फा पार्टिकल हो सकते हैं, बीटा पार्टिकल हो सकते हैं, गामा पार्टिकल हो सकते हैं। अल्फा बीटा गामा पार्टिकल हो सकते हैं। ये क्या हो सकते हैं? न्यूट्रॉन हो सकते हैं। तो ये तो कण हो गए ना। ऊर्जा तो कण नहीं है यहाँ पे, तो ऊर्जा तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट साथ में क्या आ रहे हैं? कण आ रहे हैं। तो अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स आ रहे हैं, या गामा को अगर आप तरंग मान रहे हैं तो अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं, और हमारा वायुमंडल उनके रास्ते में आएगा। तो क्या करेंगे? वायुमंडल को अपने साथ बहाते हुए ले जाएंगे, बहाते हुए ले जाएंगे। तो हमें क्या चाहिए उसके लिए? सुरक्षा चाहिए। तो किसी भी ग्रह को अगर अपना वायुमंडल रोकना है तो उसको क्या चाहिए? दो चीजें चाहिए, एक गुरुत्व चाहिए और दूसरा सुरक्षा। गुरुत्व तो सभी के पास है। जो हमारा पहला ग्रह है बुध ग्रह, बुध ग्रह के पास गुरुत्व है, बिल्कुल है। गुरुत्व तो आपको और मेरे बीच में भी है। गुरुत्व तो किसी भी द्रव्यमान के बीच में हो सकता है कि नहीं हो सकता? लेकिन वहां पर दिक्कत क्या है कि उसकी जो गैसें हैं, गैसों को कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी। तो सर सुरक्षा कौन देता है? सुरक्षा देता है पृथ्वी का भूचुंबकत्व। चाहे तो लिख सकते हैं पृथ्वी का भूचुंबकत्व इसके वायुमंडल को सुरक्षा कवच प्रदान करता है। तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है, जो सौर तूफान या सौर पवन से बह जाएगा, जो साथ में बहा कर ले जाएंगी, उससे सुरक्षा कौन देता है? हमारा भूचुंबकत्व। भूचुंबकत्व क्या है? जियोमॉर्फोलॉजी की क्लास में भूमि में चुंबकत्व क्यों है, कैसे है, वो सब बताया जाएगा। अभी ये शब्द ओके है? भूचुंबकत्व, अंग्रेजी में इसको कहते हैं जियोमैग्नेटिज्म।
जियोमैग्नेटिज्म। तो ये मान के चलें कि पृथ्वी के अंदर कोई ऐसा चुंबकीय प्रभाव है कि चुंबकीय जो रेखाएं हैं वो इस तरह से अदृश्य चुंबकीय क्षेत्र है, अदृश्य चुंबकीय। तो अब जब इससे सौर कण टकराते हैं, सौर कण जब टकराते हैं तो वो क्या होते हैं, बाउंस करके ऐसे चले जाते हैं। तो पृथ्वी के वायुमंडल की तरफ न जाकर उनको क्या किया जाता है, उनकी दिशा को मोड़ दिया जाता है, तो पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं आएंगे। सर ये वाला तो आ रहा है, अगर ये यहां पर आ गया, यहां पर आ गया तो उनको रास्ता दिया जाता है कि अगर आप आएंगे तो केवल आप इस चुंबकीय फील्ड रेखा की दिशा में ही चल सकते हैं। तो या तो वो पृथ्वी के वायुमंडल से दूर चले जाएंगे, अन्यथा उनको कहां धकेल दिया जाएगा, ध्रुवीय वायुमंडल में। सर ऐसा क्यों है? ये चुंबकत्व की प्रॉपर्टी है कि अगर आप आएंगे चुंबकीय क्षेत्र से, अगर आपको इंटरैक्ट करना है तो आप कहां कर सकते हैं, केवल इन्हीं रेखाओं पे कर सकते हैं, आप इन्हें भेद नहीं सकते, आप इन्हें भेद नहीं सकते। तो रेखा क्या करेगी, रेखा से टकराकर आपकी दिशा तो मोड़ सकती है, आप पृथ्वी से दूर चले जाइए, बट अगर आप टकरा के घुसना चाहते हैं तो क्या होगा, आप घुस सकते हैं। आपके घर में लोग आए हुए हैं, ठीक है, और वो जबरदस्ती घुसना चाहते हैं, आपने ताले लगा रखे हैं, कोई नहीं घुस सकता। बहुत बातचीत होती है, उन्होंने कहा कि कोई हमें बात करनी है, तो फिर आप कहते हैं अच्छा ठीक है हम एक दरवाजा खोल दें, उससे केवल एक व्यक्ति आ सकता है, तो ये आप निर्धारित करते कि नहीं, यही चुंबकत्व करता है। चुंबक फील्ड क्या करता है, अभी हम कुशन की तरह हैं, अगर तरंग आई तो वो इससे टकरा के इधर उधर निकल जाएगी, अगर फिर भी आती है तो आपको एक मार्ग दिया जाता है, इसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर चल के जहां ये जा रही है वहीं पर जा सकते हैं। तो ये किससे टकराएगा, हमारे ध्रुवीय वायुमंडल से टकराएगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, एक तरंग ऐसे आ रही है, कैसे आ रही है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, तरंगे आ रही हैं, ये कण आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, ये हमारे वायुमंडल के लिए खतरा है, या वो तरंग जो हमारी ही पृथ्वी की तरफ आ रहा है, पृथ्वी के अंदर आएगी, ये वाला बहा के ले जाएगा ना, ये वाले को तो हमने मोड़ के दिशा दे दी, अब तुम यहीं पर आओ, इसलिए ये सुरक्षा हमारे पास है। किस ग्रह के पास नहीं है, बुध ग्रह के पास नहीं है, शुक्र ग्रह के पास नहीं है, पृथ्वी के पास है, मंगल ग्रह के पास हुआ करती थी, अब नहीं है। तो इन तीनों के पास वायुमंडल में दिक्कत होती है। मरकरी के पास 0 है, मंगल के पास भी नहीं है, वीनस के पास है वायुमंडल, वो कैसा है, वीनस में से कॉन्स्टेंटली आ रहा है, आता है बहा के ले जाते हैं, फिर और आता है फिर बहा के ले जाते हैं, उसका रिफ्रेश हो रहा है, जब अंदर से आना बंद हो जाएगा उसका भी वायुमंडल क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये पहली चीज हुई, वायुमंडल क्या है, एक गैसीय आवरण है, हर ग्रह पर नहीं होता है, पृथ्वी ग्रह पर है। क्यों है? क्योंकि पृथ्वी के पास दोनों चीजें हैं, गुरुत्वाकर्षण से उसने गैसों को रोक भी लिया है, और उसके साथ साथ हमारे पास एक सुरक्षा भी है। इसी सुरक्षा को हम आगे देखेंगे कि इससे ध्रुवों पर ध्रुवीय ज्योति बनती है, ये भी आपने पढ़ा है, सुमेरु ज्योति सुना है, ऑरोरा बोरियालिस और ऑस्ट्रेलिस। क्या यूपीएससी ने ये भी प्रश्न पूछा है पीवाईक्यू में, मेंस में पूछा है, ऑरोरा क्या होता है, किस प्रकार से बनते हैं? किस प्रकार से बनते हैं, जब सौर पवन चलती है, सौर से जो कण आते हैं, जब वो हमारे वायुमंडल के साथ क्रियाएं करते हैं, कैसे करते हैं, वो उन्हीं तरंग रेखाओं से ध्रुवों की ओर भेजे जाते हैं, जब वो क्रिया करते हैं तो उससे ये होता है। कैसे होता है वो भी अभी बताऊंगा, अभी वो समय नहीं है। तो पहला प्रश्न ये था कि वायुमंडल क्या है। दूसरा, वायुमंडल की उत्पत्ति। ये समय है, जो लोग जीएस के भी यहाँ पर आकर बैठे हैं, अगर आपने जीएस में पढ़ा है तो अपना रिवाइज कर सकते हैं और मुझसे पूछ भी सकते हैं। हाँ जी, जल्दी बताएंगे कैसे बना वायुमंडल।
अब चैट ऑन कर दीजिए। ऑनलाइन के छात्र केवल और केवल विषय पे बात करेंगे बेटा, इधर उधर की बात नहीं करेंगे। ये आपका बैच है, अगर हम इधर उधर की बात करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ जी, वायुमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई है? जोर से बोलेंगे जो भी बोलेंगे। जलवाष्प और धूलकण से मिले, और जलवाष्प और वो, और ये ऑक्सीजन कौन, डोनाल्ड ट्रंप दे गए थे? नहीं, आपको पता नहीं बेटा, बैठ जाओ, कोई बात नहीं। हाँ जी, ज्वालामुखियों से हुआ, ठीक है, ज्वालामुखी से बना। और कुछ? अब तो जीएस में कर चुके हैं कैसे हुआ। तो जलवाष्प और धूलकण से। अवधेश चौहान भी ये कह रहा है, ये भी ये कह रहा है। गलत आंसर, अगर दो लोग कहें तो ये कहीं से रटा हुआ है। जलवाष्प और धूलकण किसने बताया तुम्हें? कौन पढ़ रहे हो? एक तो तुम ब्राजील का मौसम देख रहे हो, है कह रहा है जलवाष्प और धूलकण से बना है, एक और कह रहा है कैसे बना है जलवायु, विभेदन। आ गए, ठीक है ठीक है। चलिए, ठीक है। राहुल कह रहे सिंगुलैरिटी से, बेटा ब्रह्मांड की बात नहीं कर रहा हूँ। दीपक कह रहे हैं प्लानिटरी एक्रीशन से, ना 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 सर, गैस से बना, एयर से बना और चुंबकत्व से बना। बंद कर दो यार, मेरा विश्वास उठ गया है पढ़ के। चलिए, तो फिर मैं उत्तर दूं। फिर से बता रहा हूँ, वैसे तो ये जीएस में भी हम बताते हैं, जीएस के छात्र को भी पता होना चाहिए। पृथ्वी के वायुमंडल की उत्पत्ति एक क्रमिक प्रक्रिया से हुई है। इसमें थर्ड जनरेशन वायुमंडल चल रहा है। तीन तीन कदमों में पृथ्वी का वायुमंडल बना है, ठीक है। पहला वायुमंडल, फर्स्ट, लिखते जाओ इसको, इसको कहते हैं प्रारंभिक वायुमंडल, प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर। दूसरा, इसको मैं 1G कहता हूं, 2G दूसरा। अभी सभी लोग लिखेंगे बच्चे, चैट पे समय नहीं व्यर्थ करेंगे, आपको पता नहीं है इसलिए मैं सही वाला उत्तर दे रहा हूं। पहला प्रारंभिक वायुमंडल था, कैसे बना वो भी बताऊंगा। दूसरा बना डी गैसिंग, गैसीय उत्सर्जन से। और थर्ड जनरेशन बना जो वर्तमान का है, ये विभेदन से। ठीक है, पृथ्वी ग्रह की उत्पत्ति सौर मंडल की उत्पत्ति के साथ हुई, हुई या नहीं? पहले सौर मंडल बना, फिर पृथ्वी बना। तो प्रारंभिक पृथ्वी क्या थी? एक आग का गोला थी, प्रारंभिक पृथ्वी। जिसके चारों तरफ, जिसके चारों तरफ हाइड्रोजन और हीलियम गैस का वायुमंडलीय आवरण था। सो पहला आवरण पृथ्वी का, जो पहला वायुमंडल था, वो किससे बना था? हाइड्रोजन और हीलियम से बना था। ये कौन सा काल है?
हार्डियन, ये भूगर्भिक काल, हार्डियन काल। जब पृथ्वी एक आग का गोला है तो पृथ्वी पर वायुमंडल किससे बना है? हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। क्या आपने बचपन में कभी वो हीलियम गुब्बारा देखा? हीलियम गैस का गुब्बारा। सामान्य गुब्बारे और हीलियम गैस के गुब्बारे में अंतर क्या होता है? सर वो बहुत हल्का होता है सर, उसका धागा पकड़ो तो वो ऊपर की तरफ जाता है, अगर छोड़ दो तो? सर हीलियम गैस बहुत हल्की होती है सर, वो और ऊपर चला जाएगा। हाइड्रोजन उससे भी हल्की होती है। हाइड्रोजन तो एटॉमिक नंबर 1 हो गया, हीलियम एटॉमिक नंबर 2 है। तो सबसे हल्की गैसें क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम। आप खुद देखते हैं आज के समय में कि ये गैसें इतनी हल्की हैं कि ये गैसें अपने आप गुब्बारा ऊपर चला जाता है। अब सोचिए अगर ये गैस गर्म है तब कैसी होगी? तब तो और भी गर्म होगी, और भी हल्का होगा कि नहीं होगा? जब पृथ्वी आग का गोला है तो हाइड्रोजन और हीलियम जो गैसें हैं वो उसका तापमान तो बहुत ज्यादा होगा। और क्या मैं कह सकता हूं कि गैस के मॉलिक्यूल का अपने स्थान से विस्थापित होना, गति किस पे डिपेंड करती है? उसके तापमान पे डिपेंड करती। तो जब पृथ्वी का ही तापमान हजारों डिग्री सेल्सियस है तो जो गैसें उसके संपर्क में हैं वो तो बहुत तेज गति करेंगी, बहुत तेज गति करेंगी। क्या आपको पता है कि अगर हमें पृथ्वी के चुंबकत्व क्षेत्र से बाहर जाना हो, रॉकेट को अगर चुंबकत्व क्षेत्र से बाहर जाना हो तो उसको इतनी गति देनी होती है जिसको हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। जिन लोगों को नहीं पता है कि अगर आपको किसी चीज को प्रक्षेपित करना है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर तो उसके पास इतनी गति होनी चाहिए कि वो गुरुत्व को तोड़ के निकले, उस गति को कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। इन गैसेस ये बहुत गर्म थी तो इनके पास क्या थी? एस्केप वेलोसिटी। तो पृथ्वी के पास क्या है? गुरुत्व तो है इन्हें पकड़ने का, लेकिन अगर गैसें ही हल्की और बहुत तेज जाने वाली हो तो क्या हम उन्हें रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। तो ये क्या हो गया? ये वायुमंडल लॉस्ट, ये हमारा चला गया। सभी लोगों को पता चला पहला वायुमंडल क्या हुआ? नष्ट हो गया। ये नष्ट हो गया पहला वायुमंडल, जिसको प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर कहते हैं। किससे बनता है? हाइड्रोजन और हीलियम। अब खत्म। अब पृथ्वी क्या होगी? ठोस होनी शुरू होगी। सेकंड एटमॉस्फेयर पे आ जाए। सेकंड एटमॉस्फेयर पे आ, ये आ गया आर्कियन काल। कौन सा काल? पृथ्वी की सतह ठंडी व ठोस हो गई। पृथ्वी की सतह क्या हो गई? ठंडी व ठोस हो गई है, किंतु अंदर अभी भी गर्म है। तो ये क्या हो गया? ये बन गई प्रारंभिक परपटी। क्या बन गई? प्रारंभिक पर। पृथ्वी की सतह ठंडी व ठोस हो गई, अंदर अभी भी गर्म है, गर्म और तरल है। ठीक है। अब इसमें हल्की चीजों ने दबाव मारना शुरू किया। हल्की चीजें क्या थी? गैस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे H2S, जैसे H2O वेपर जल वाष्प, जैसे सल्फर के ऑक्साइड, जैसे नाइट्रस के ऑक्साइड, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड। ये हल्की चीजें, कुछ हाइड्रोजन और हीलियम भी फंसा होगा कि नहीं होगा? ये सारी चीजों ने कोशिश क्या की? बाहर निकलने की कोशिश की। और भारी चीजें अंदर जाने लगी। हम पहले बात कर चुके हैं। अंदर कौन जाएगा? आयरन, निकल, मर्क्यूरी, यूरेनियम। भारी चीजें अंदर, हल्की चीजें बाहर। जब हल्की चीजों ने तनाव डाला किस पर? प्रारंभिक परपटी पर। तो परपटी कमजोर थी और वो टूट गई, खंडित हो गई। जैसे ही ये खंडित हुई
जैसे ही ये खंडित हुई। कौन सी प्रक्रिया से खंडित होगी? ज्वालामुखी उद्गार से। किससे? अब क्या आया? ज्वालामुखियों का उद्गार हो गया। इसमें से क्या निकलेगा? H2O, 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 H2O। सिर्फ जलवाष्प कह रहा हूं। H2O क्या है? अधिकतर क्या निकला अंदर से? भाप निकल रही, खूब सारी भाप निकलती जा रही, निकलती जा रही, निकलती है, स्टीम। ज्वालामुखियों को कौन धकेल के निकालता है? भाप। जैसे प्रेशर कुकर में सीटी बजाता है कि नहीं बजाता है? पृथ्वी की सीटी कौन बजा रहा है? भाप। सर ये भाप कैसे बन रही है? पृथ्वी के आंतरिक परतों में बहुत सारा पानी फंसा हुआ है आज भी हमारे मेंटल में खूब सारा पानी है। और सोचिए अगर मेंटल का तापमान अगर 800 900 1000 डिग्री सेल्सियस है, तो वहां पर पानी क्या हो चुका है? वाष्पित हो चुका है। वो अंदर से प्रेशर मार रहा होगा कि नहीं मार रहा होगा? तो ये इसको जैसे ही कोई दरार मिलेगी, ये क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। उसके अलावा कुछ और गैसें भी हैं, कुछ और गैसें जैसे H2S, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, टॉक्स नॉक्स, ये भी आ सकते हैं, और मीथेन। ठीक है, ये बाहर आ गए। ये बना हमारा दूसरा वायु प्रक्रिया। इसको क्या कहते हैं? डी गैसिंग, गैसीय उत्सर्जन, गैसीय उत्सर्जन। इसमें क्या चीजें ज्यादा थी? जलवाष्प। ये किससे बना था? जलवाष्प। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, H2S, CH4, नॉक्स, ऑक्स, इनसे बना था। तो ये क्या हुआ? हमारा दूसरा वायुमंडल। तो आप में से बहुत से लोगों ने कहा कि सर हमारा वायुमंडल गैसीय इससे बना। लेकिन दिक्कत है इसमें, इसमें बहुत बड़ी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? ये जीवन योग्य नहीं है ये। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड 25% था। कितना था? 25%। आज कितना है? 0.04। कितना है? 0.04। उसने दुनिया को परेशान कर रखा है। क्या परेशानी है? वैश्विक तापन हो रहा है। तब सोचो 25% था, तो कितना गर्म होगा पृथ्वी का वायुमंडल। उसमें जीवन आ ही नहीं सकता था। तो पहला काम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड से बचाव करना है। कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना पड़ा। आज 0.4 हो गया। कैसे हुआ वो पता होना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज अमोनिया आई कि नहीं? अरे मैं CH4 लिख रहा हूँ, NH4 लिखना है, तो असली बात तो लिखी नहीं। H2S और NH4। CH4 तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अमोनिया, अमोनिया से क्या बनता है? अमोनिया से उर्वरक बनते हैं, फर्टिलाइजर। मैं एक जहाज पे अमोनिया लेकर आ रहा था। ठीक है, अमोनिया के टैंक होते हैं, गैस होती है, हम लेकर आ रहे थे, रासायनिक गैस होती। तो उस गैस का रिसाव हो गया। तो गैस का रिसाव होने लगा। हमें सारे सेंसर्स ने कहा रिसाव। जहाज के कप्तान ने कहा चेक करना पड़ेगा रिसाव के लिए। अब अमोनिया एक रासायनिक गैस है, आप उसका रिसाव ऐसे ही नहीं चेक कर सकते। ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया, मास्क मास्क लगाया, सब कुछ लगाया, और लगा के पहुंचे। अपना पूरा सब कुछ पहन के, औद्योगिक कपड़े पहनकर चेक करने पहुंचे। तो सब इधर क्लिप होता है, इधर क्लिप होता है, सब जगह क्लिप होता है। तो पहुंचे, मैं ऑफिसर हूँ, मेरे साथ 2-3 और टेक्निकल स्टाफ है, और कप्तान ने मुझे ऑर्डर दिए हैं। हम सब कुछ देख रहे थे, देख लिया, पता चल गया कहाँ पे लीक है, सब कुछ है। तो जैसे हमारी अमूमन आदत होती है, हाथ कहीं भी लग गया, तो ऐसे ही क्लिप पे शायद कुछ हुआ होगा। जैसे चश्मे पे हाथ लगाया, क्लिप पे मैंने हल्का सा हाथ लगा दिया। हल्का सा हाथ लगते ही अचानक, वो पता भी नहीं चलता, बहुत ही मतलब माइन्यूट होता है, अचानक आंखों में जलन होने लगी, आंखों से पानी बहने लगा, सब कुछ होने लगा, और बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी। वो हल्का सा क्लिप हटा होगा, थोड़ी सी गैस अंदर चली गई। तो आपने कभी अमोनिया अनुभव नहीं की है, तो एकदम से आया कि भाई ऑफिसर
के साथ एक्सीडेंट हो गया है, निकालो निकालो। तो चल तो मैं सकता ही था, वो तो दिक्कत हो गई थी। वो भाग कर आए, वापस आए, फिर उसको मास्क को उतारा, पहले सेफ जगह पर आए, फिर उसका केमिकल उपचार किया, सब कुछ किया। मुझे ये बताइए, अगर वायुमंडल में अमोनिया हो तो क्या हम जीवित रह सकते हैं? आपने कहा वायुमंडल ऐसे आया, आया तो था लेकिन ये है नहीं, सेकेंड जनरेशन वो है नहीं। ना तो कार्बन डाइऑक्साइड 25 है, ना अमोनिया है जो जहरीली गैस है, रासायनिक गैस है। गई कहाँ? जो पब्लिक टॉयलेट में तुम्हें अमोनिया वाली आती है, वो बहुत ही हल्की सी अमोनिया होती है वो। यहाँ तो कंसेंट्रेटेड टैंक में अमोनिया है ना, रेफ्रिजरेटेड अमोनिया, कंसेंट्रेटेड अमोनिया है ये। हाँ जी, जल्दी बताओ। आप तो बता रहे थे सारा वायुमंडल पढ़ के बैठे हो, ऐसे बना, मैंने तो बता दिया, आपने जो कहा ये निकला था भाई। आपने कहा सर वायुमंडल ऐसे बना, मैंने आपकी बात मान ली, बट आज आप और मैं जो जीवित हैं, ये नहीं है, अमोनिया नहीं है। क्या हुआ? इसलिए कहते हैं कि जीएस में हम सिर्फ नोट्स लिखते हैं। अब हमारे पास जो वायुमंडल है, अगर ऑप्शनल में भी नोट्स लिखोगे तो यही गड़बड़ होगी ना। पहला क्या था? सबसे पहला हाइड्रोजन हीलियम, गर्म था, चला गया, गर्म था, चला गया। दूसरा क्या आया? तीन चीजें हैं, ये जहरीला है, ये जलवाष्प है, इसी ने तोड़ा है सब कुछ, और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब जीने के लिए क्या जरूरी है? इनसे छुटकारा पाना है। इनसे कौन बचाएगा? इनसे पहला काम तो यही बचाएगा। ये क्या था? जलवाष्प। जलवाष्प जब निकला तो उसने क्या किया? बादल बनाए। कई मिलियन साल तक पृथ्वी पर क्या हुआ? ज्वालामुखियों का उद्गार होता रहा। ज्वालामुखी के उद्गार से लावा आया, मैग्मा आया, ये जहरीली गैसें आई, लेकिन एक वरदान आ गया। क्या? जलवाष्प। अब जलवाष्प जब जैसे जैसे ठंडा हुआ, इसने मेघ बनाया, और मेघ ने क्या करना शुरू किया? वर्षा करनी शुरू की। दबा के वर्षा की, वर्षा की, वर्षा की। जब वर्षा होती चली गई, होती चली गई, तो कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुलिए होती है। क्या होती है? पानी में घुलिए होती है। ये सारा का सारा पानी मिलकर इसने क्या बनाया? हमारे हमारे जलमंडल, सागर बनाए। किसका निर्माण किया? महासागरों का निर्माण किया। महासागरों में कौन चला गया? इसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। अगर ये नहीं होता तो पृथ्वी जीवन के योग्य नहीं होती, पृथ्वी का तापमान बहुत ज्यादा गर्म होने वाला था। समझ में आया? पहला चीज तो ये हो गई। दूसरा चीज, अगर आपने पर्यावरण पढ़ा है तो पर्यावरण में हमारे पास एक चीज हम पढ़ाते हैं छात्रों को, भूगोल वैकल्पिक में ही पढ़ाएंगे, नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन वायुमंडल, स्थलमंडल सब में चक्रित होता है। तो नाइट्रोजन जब चक्रित होता है तो वायुमंडल का नाइट्रोजन बनने से पहले अगर अमोनिया है, क्या है? अमोनिया पर अगर बिजली कड़कती है तो अमोनिया क्या होगी? टूट जाएगी। अमोनिया क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। टूट के क्या बनेगी? नाइट्रोजन और H2। H2 हल्का बाहर, नाइट्रोजन बचा। अब ऑक्सीजन एक बहुत ज्यादा क्रियाशील गैस है, लेकिन नाइट्रोजन एक बहुत निष्क्रिय गैस है। क्या है? निष्क्रिय गैस का मतलब वो रिएक्ट ही नहीं करती किसी से, वो स्टेबल गैस है। तो आपने कई बार देखा होगा, लोग कहते हैं मोटरसाइकिल या कार में हवा की जगह नाइट्रोजन भर दो। क्यों? क्योंकि हवा में ऑक्सीजन भी होता है, मॉइस्चर भी होता है, वो टायर के अंदर की चीजों को वो ऑक्सीडाइज करेगा, उसकी आयु कम करेगा। नाइट्रोजन क्या करता है? नाइट्रोजन निष्क्रिय होता है, वो कुछ नहीं करता। नाइट्रोजन किसी से लड़ता भी नहीं। इनफैक्ट अगर तेल के कुएं में आग लग जाए, तेल के कुएं में अगर आग लग जाए, बड़ी दुर्घटना हो रही है, मान लीजिए ओएनजीसी के तेल के कुएं में आग लगा, तो उस आग को रोकेंगे कैसे? आग में पानी डालोगे तो धमाका हो जाएगा, कुछ और डालने की कोशिश करोगे, रुकेगा ही नहीं। एक ही तरीका है इसका, ऑक्सीजन काटो।
ऑक्सीजन कैसे काटो, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ही सक्रिय गैस है, तो वो क्या करती है, रिएक्ट करती है। ऑक्सीजन कैसे काटो, उस कुएं में नाइट्रोजन भर दो। नाइट्रोजन क्या करेगा, निष्क्रिय है, ऑक्सीजन जितना है वो तो यूज हो जाएगा, जो आग लगनी उसके बाद खत्म। ठीक है, तो नाइट्रोजन निष्क्रिय है। अगर एक बार वायुमंडल में आया तो क्या होगा, जहां है बैठा रहेगा, जहां है बैठा रहेगा। एक कण, दो कण, तीन कण, चार कण, 5, 50, लाख, करोड़, अरबों कण। आज हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस कौन सी है, नाइट्रोजन। कैसे बनी, जहां भी थी नाइट्रोजन, टूटती हुई अमोनिया वो निकल के आ गई नाइट्रोजन। इस प्रक्रिया को हमने क्या कहा, विभेदन। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हुआ, फिक्स हो गई। वाटर वेपर का क्या हुआ, जलमंडल बन गया। अमोनिया का क्या हुआ, विखंडित हो गई और आज की गैस बन गई। आज का वर्तमान क्या बन गया, वर्तमान में अगर आप मुझसे गैस पूछें, ये थर्ड जनरेशन है वर्तमान 2G के विभेदन द्वारा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का सागरीय अवशोषण हो गया, तो सागर में पहुंच गया, सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, फिक्स हो गया। उसके बाद क्या है, अमोनिया। अमोनिया का विद्युतीय विघटन हो गया, जिससे नाइट्रोजन बना। नाइट्रोजन निष्क्रिय है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वाटर वेपर से क्या हो गया, वर्षा हो गया। वाटर वेपर से वर्षा हो गया। अब जब ये चीजें होने लगी, जब ये चीजें होने लगी और पृथ्वी का वर्षा से क्या बना, जल मंडल। अब जो जल मंडल था, जल मंडल में जीवन की दशाएं थोड़ी अनुकूल हो गई। क्या हो गई, जल में जीवन की दशाएं थोड़ी अनुकूल। अभी तक क्या था, जहरीली हवा थी, हवा जहरीली थी, तापमान बहुत ज्यादा था, तो जीवन तो आ नहीं सकता था। अब पानी में चीजें चली गई हैं और पानी में अपने आप में सुरक्षा है, तो जीवन सबसे पहले कहां शुरू हुआ, पानी में। तो यहां पर क्या आया, जीवन आया। कौन सा जीवन आया होगा, प्रारंभिक जीवन। कैसा होता है, यूनिसेल्युलर, एक कोशिकीय। एक कोशिकीय से क्या बना, बहुकोशिकीय। बट मैं बताना चाहता हूं, यहां के वायुमंडल में एक बहुत बड़ी कमी है जो आज आपने और मुझे जिंदा रखती है। हमें कौन सी गैस जिंदा रखती है, ऑक्सीजन। वो तो आई ही नहीं अभी तक चर्चा में। आपने बोला जलवायु बना किससे बना, ज्वालामुखियों से बना। ज्वालामुखी में ऑक्सीजन नहीं निकल रहा भाई, ऑक्सीजन है ही नहीं। और ऑक्सीजन का मतलब H2O वाला ऑक्सीजन नहीं कह रहा हूं, फ्री ऑक्सीजन जिसे हम सांस ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि CO2 लिया और अंदर से धो के पोंछ के हटा रहे ओ निकाल लिया, ये नहीं हो सकता भाई। अरे ऑक्सीजन की कमी हो रही है, हुआ था ना कोविड में, एक काम कर, इसमें जरा झाड़, जरा जोर से मार मार, इसका H2 हटा दे, सिर्फ O2 ले लेंगे। हो थोड़ी सकता है, पानी पानी है। फ्री ऑक्सीजन नहीं था तो जीवन आया, प्राथमिक जीवन। क्या आया, प्राथमिक या प्रारंभिक जीवन। ये क्या था, अनॉक्सिक। अनॉक्सिक क्या होता है, अनॉक्सिक क्या होता है, एनएरोबिक। बिना ऑक्सीजन के जीवन सफल, बिना ऑक्सीजन वाला जीवन आया। कहां पे आया, सागर में। वहां पर कुछ बैक्टीरिया और एल्गी, आपने सुना है साइनो बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, ये नाम सुने कि नहीं सुने। इन्होंने तबाही मचाई। इन्होंने इन्होंने ऑक्सीजन को सर्वप्रथम रचित किया, फ्री ऑक्सीजन को। और किसी के साथ भी सुमेलित नहीं था ये। अब किसी के साथ भी रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, तो ऑक्सीजन आना शुरू हुआ। ठीक है, इस पूरी प्रक्रिया को मैं क्या कह रहा हूं, बड़ी मेहनत लगी है भाई। आप लोग ऐसे ही कह रहे हैं कि बाहर निकल आया, तो पहले ठिकाने लगाया किसको,
अमोनिया को, कार्बन डाइऑक्साइड को ठिकाने लगाया, फिर थोड़ा जीवन आना शुरू हुआ। कहाँ आया? सागरों में जीवन आया। उनके पास ऑक्सीजन नहीं था तो बिना ऑक्सीजन का जीवन था। फिर उनमें से कुछ जीवों ने, जैसे अभी हम क्या सांस लेते हैं? ऑक्सीजन, और छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। वहां पर क्या था? वहां पर वो कुछ भी सांस ले रहे थे, ऑक्सीजन उन्हें नहीं चाहिए था। अब उन्होंने छोड़ना शुरू किया, क्या है? ऑक्सीजन। तो पृथ्वी के वायुमंडल में कितना ऑक्सीजन है जब ये बने? कितना ऑक्सीजन है? 21%। अरे जब ये बने 0%। बताओ, प्रश्न सुने नहीं, रट के बैठे हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में कितना था? 0%। जब ये बन गए, जब इन्होंने पहली सांस ली तो कितना बना? तो भी 0 सर। फिर फिर इनको करोड़ों साल हो गए, करोड़ों साल से ये ऑक्सीजन छोड़ रहे थे, तब कितना हो गया वायुमंडल में? तब भी 0। क्यों सर? क्योंकि जितना भी इन्होंने ऑक्सीजन छोड़ा वो पानी में गया। पानी में भी तो घुली ऑक्सीजन होता है। मछलियां क्या लेती हैं? घुली ऑक्सीजन। ठीक है। और पानी में चट्टानें भी हैं नीचे, चट्टानों में आयरन है। और नाइट्रोजन कैसी गैस है? निष्क्रिय है। ऑक्सीजन कैसी है? बहुत दिल फेंक गैस है भाई, बहुत सक्रिय है। जैसे ही आयरन देखती भाग के लग जाती उधर। तो सारा के सारे जो आयरन की चट्टानें थी वो क्या हो गई? लाल हो गई। वो आयरन ऑक्साइड हुआ। कई करोड़ों साल तक ऑक्सीजन कहाँ रहा? समुद्र में रहा। जब समुद्र संतृप्त हुआ, जब समुद्र संतृप्त हुआ तब ये वायुमंडल में आना शुरू हुआ। 1%, 2%, 3, 10, 11, 17, 20, 21। कई करोड़ों वर्षों बाद क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। ये रुकने वाला नहीं, ये क्या होगा? और बढ़ सकता है। अब हमारे पास कितना हुआ? नाइट्रोजन कितना है? 78%। ऑक्सीजन कितना है? ये बढ़ रहा है कि नहीं? ये बढ़ रहा है। 0 से यात्रा शुरू हुई है, 0 से यात्रा शुरू हुई। हम कहां तक पहुंच गए हैं? 21% तक हम पहुंच गए हैं। कितना हो गया टोटल? 99 हो गया। 99 हो गया। तीसरा कौन सा है? अरे आप जीएस करे हो, जल्दी बताओ। आर्गन। आर्गन कितना? 0.93। कितना हो गया? 99.93 मामला चला गया। ये आर्गन कैसी गैस होती है? निष्क्रिय गैस। सब निष्क्रिय ही इकट्ठा हो रहा है भाई, सब निष्क्रिय। एक में क्रिया चल रही है, एक में हम सांस लेकर, हम, आप और हम तो ले रहे हैं, बट कुछ बैक्टीरिया जो है अभी भी क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन सृजित कर रहे हैं। तो जो निष्क्रिय है वही है, जो निष्क्रिय है वही है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वो कितना? 0.004। ठीक है। अगर इसके बाद मुझसे पूछोगे और क्या है, तो अगली निष्क्रिय गैस आएगी। हीलियम के बाद क्या आती है? नियॉन आ जाएगी। हीलियम, नियॉन, ये आ गई। इनर्ट को ही तो निष्क्रिय हिंदी में कहते हैं। मैं तो कह ही रहा हूं, जो भी नाइट्रोजन इनर्ट नहीं है लेकिन फिर भी वो काफी नॉन रिएक्टिव है, इसलिए। सबको विज्ञान समझ में आया? तो ये है उत्तर कि हमारा वायुमंडल कैसे बना। ऐसे नहीं कि सर जी वो ज्वालामुखी फटा, फिर लोगों ने ऐसे सिर पे जो है तौलिया डाला, ऐसा लिया है। सब सब यूट्यूब की रील पर होता है। इसके पीछे विज्ञान है। 3 चरणों में बना है ये। अब ये दूसरा चरण, अब ये तीसरा चरण, वायुमंडल की उत्पत्ति और विकास। आधुनिक वायुमंडल पिछले 20 करोड़ वर्षों से लेकर वर्तमान तक आधुनिक वायुमंडल विकसित होता रहा है। इसमें नाइट्रोजन की प्रधानता है। उसके बाद ऑक्सीजन आ गया। ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस करता है, ये 21% है। उसके अलावा जो हमारी गैसेस हैं, ये थी, इनमें ऑक्सीजन नहीं है। और अमोनिया टूटकर क्या बन जाएगा? नाइट्रोजन बनेगा। और ये हमारा आज का गैसीय मिश्रण। ये 21%, वो 78%, और जो छोटू वाले हैं इनमें आर्गन 0.93,
आर्गन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.04, नियॉन 0.001, हीलियम, मीथेन, सोचिए सब सब कुछ हमने टिका दिया है। और जब हमारे पास ऑक्सीजन आ गया वायुमंडल में, तब एक और सुरक्षा कवच बना, ऑक्सीजन ने जाके ओजोन बनाया। जब ओजोन भी आ गया, अब जीवन ने कहा कि पानी ही नहीं, भूमि भी सेफ है। तो तब जीवन, समुद्रों में पहले क्या थी, मछलियां थी, मछलियों ने निकलने की सोची। जैसे ही निकली तो बाहर क्या था, ओजोन के अभाव में क्या रहता है, पराबैंगनी किरणें, मछली मर गई। ठीक है, अब जब वो किरण, अब जब एक सुरक्षा चक्र आ गया है, तो मछली बाहर निकली, बेचारी सूख के मर गई। लेकिन कुछ मछलियों में विकार आ गए, वो क्या बन गए, उभयचर, क्या होते हैं, एम्फीबियन। तो मछली बनी मेंढक, मेंढक बाहर आ गए, है ना। मेंढक बाहर आया तो आपने देखा कभी सड़क पे ऐसे चिपका हुआ पापड़ जैसा मेंढक, उस बेचारी की त्वचा ऐसी होती है, ज्यादा धूप में जाए, ज्यादा दूर तक आ गया, लौटने तक वो पापड़ बन जाता है। ठीक है, तो कई मेंढक शहीद हो गए ऐसे। कुछ मेंढकों में विकार आए, तो उन्होंने कहा हमारी मुलायम त्वचा हमारे लिए खतरा है, तो हम अपनी त्वचा पर कुछ ऐसी चीज लगाएं जो कि कठोर हो। स्केल्स आने शुरू हुए, अब आ गए सरीसृप, सांप आ गए। सांप की जो केंचुली होती है, अंदर तो सांप सॉफ्ट है, लेकिन केंचुली क्या करती है, उसमें से जल। आप समझिए, जीवन जल से जुड़ा हुआ है। आपने सुना मोदी है तो मुमकिन है, सुना है? जल है तो मुमकिन है, बाकी कुछ नहीं। हमारी आबादी, मनुष्य आबादी भी, 60% मनुष्य आबादी महासागरों के 100 किलोमीटर के अंदर अंदर है। केवल उत्तर भारत के मैदान इसका एक अपवाद है कि महासागरों से लगभग 2000 किलोमीटर दूर इतनी बड़ी आबादी है। और उसके लिए भी कौन जिम्मेदार है, नदियां हैं, गंगा मैया जिम्मेदार है कि पानी है। पानी के बिना जीवन नहीं था। तो पानी की कमी ना हो जाए, इसलिए सरीसृप आए। सरीसृप क्या होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, जिनमें सांप आया। ठीक है, सांप के बाद इसी समय पक्षी भी आए, और रेप्टाइल्स के साम्राज्य का जो एकदम चरम आई, वो कौन लेकर आया, डायनासोर, बड़ी छिपकली। ठीक है, लेकिन पृथ्वी तो पृथ्वी है, डायनासोर को भी झापड़ पड़ सकता है कि नहीं। वहां पर भी एक उल्का टकराई, और डायनासोर खत्म, और छोटे से छिप के रहने वाले स्तनधारी अब बाहर निकले। और आज स्तनधारी क्या बन गए हैं, स्तनधारियों में सबसे ज्यादा मात्रा में स्तनधारी हैं, और उन स्तनधारियों में हम भी आते हैं, मनुष्य आते हैं। हमने तो सभी पर हम भारी चल रहे हैं। समझ में आया? सर मनुष्य कैसे बना, अरे बहुत भक्ति लगी बेटा, बहुत भक्ति लगी, एकदम पुण्य के काम किए। ठीक है, पहले गाय आई, पहले गाय आई थी ना, आखिरी अवतार, आखिरी योनि गाय की थी। फिर इतने पुण्य हुए, गाय के बाद अगला, अरे पुरुष निकला, नहीं स्त्री निकली, नहीं पुरुष निकला होगा, इन लोग को तो यही समझ में आया, पुरुष निकला था। स्त्री तो इतने पुरुष प्रधान समाज में कैसे आई, ये थोड़ा मुश्किल है ना। तो अब हुआ, ये तो चर्चा हो गई, ये क्या हो गई, चर्चा। आप लोगों ने सुनी भी, आप लोगों ने समझी भी, आप लोगों ने लिखी भी, है ना, आप लोगों ने लिखी भी। अब ये क्या है, अब आपके पास हैंड आउट है। समझ में हैंड आउट का यूज कैसे करना है, ये सारी चीजें, इनकी सारी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। अब क्या किया, हमें समझ भी आ गया, अब इनमें काम की चीज हमने लिख ली है, अपने ही नोट्स को थोड़ा थोड़ा अपडेट कर। ठीक है, फिर ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते इमरान अंसारी, बेटा आज पहली और आखिरी है, तुमको आना है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ तो अमोनिया से नाइट्रोजन बन चुका है। सर ह्यूमन तो वनस्पति और जलीय एल्गी को समाप्त कर रहा है सर, ऑक्सीजन घटेगा क्या। तो मुझे एक बात बताइए, महासागर कितना क्षेत्रफल है, महासागर, महासागर 30% महाद्वीप, बाकी तो सारा महासागर है ना। तो मनुष्य जाके क्या महासागरों की काई खा रहा है? यहाँ लिट्टी चोखा से फुर्सत नहीं हो रहा, मनुष्य तो सर सारी सारी एल्गी खत्म कर रहा है, मनुष्य कैसे खत्म करेगा। तो जीवन मनुष्य से बड़ा है, मनुष्य को अपना घमंड तोड़ देना चाहिए कि हम वो कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। रोहित कुमार, सर इतना रिमेम्बर कैसे करेंगे, तो पहला दिन है, पहला वो है। तो आपके शिक्षक ने बहुत ईमानदारी से बताया कि भाई ये है, इसको पढ़ के जो काम का है वो ले लेंगे। आप बताइए कितना रिमेम्बर करना है, यही तो पढ़ा है ना।
ये पढ़ा है। वायुमंडल क्या है बता दिया। वायुमंडल में भूचुंबकत्व से सुरक्षा प्रदान होती है, ये है। अब कह रहा है इसे याद कैसे करेंगे, इसे याद कैसे करेंगे। दूसरा, इसकी उत्पत्ति कैसी हुई, पहले ये हुआ लिख के दे दिया, दूसरे में क्या हुआ डीगैसिंग हुआ, और तीसरे में ये हो गया लिख के दे दिया। कह रहा है इसे याद कैसे करेंगे। नहीं आप मुझे बताइए इसे याद कैसे करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये जब कह रहा है इसे याद कैसे करेंगे, ये इसे याद करना चाहता है, रटना चाहता है। पहले सर मटेरियल कब मिलेगा, जब मिल गया जहर तो सर पीना कब है, सर दूध के साथ लेना है या पानी में लेना है। अरे पगले, टीचर पे जीरो विश्वास, टीचर पे कितना विश्वास, जीरो विश्वास। बहुत प्रेम से कहा मैं समझा दूंगा। अब आपका मन हो रहा भाई कुछ लिखना है, कुछ डेटा लिखना है, तो यार अब समझ तो आ ही गया। अब जब उसे पढ़ूंगा तो मैंने कहा आपको कष्ट होगा पढ़ने में, क्योंकि पढ़ने की आदत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो वोकैबुलरी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। अब आप लोगों से बस एक चीज पूछी थी कि जलवायु और मौसम में अंतर बताइए। जानते सभी थे, जानते सभी थे, व्यक्त नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए सर, वो ना सुना था बस, क्लास में भी आधा अधूरा सुना था ना, उसकी व्यवहारिक भाषा देखी थी, प्रासंगिकता, इसलिए वो था। हमारे मित्र ने एक सीधी सी बात कही, सर जो भी उस अक्षांश के लिए जो भी निर्धारित जो दशाएं हैं वो वहां का वो कहलाता है। तो ये जो हमारे पास भाषा है इसके लिए हैंडआउट दे रहा हूं, और साथ में कह रहा हूं कि सारा नहीं करना है, इसमें से काम की चीज उठा लेनी है, आपको इधर उधर ना भटकना पड़े। भाई आप शिक्षक पे केजीएस पे विश्वास करते हो कि यार हमें एक जगह पे सारा मटेरियल मिल रहा है, तो हमने उसके लिए उपलब्धता करा दी। अब कह रहा सर ये याद कैसे करूंगा। तैयारा, तैयारा देखो, क्योंकि अगर तुम इसको याद करने की सोच रहे हो तो तुम तो वैसे ही यूपीएससी पास नहीं कर पा रहे हो। अब ईमानदारी से मुझे बताओ, जिन लोगों ने 10वीं और 12वीं पास करी, 12वीं पे चलते हैं, क्या आप पूरी किताबें याद करके गए थे। और जिन लोगों ने पूरी याद भी कर ली थी, जब बोर्ड की परीक्षा दी तो ऐसा थोड़ी था पूरी याद की होगी। तो अब ये मूर्ख है या मैं मूर्ख हूं, मुझे समझ में नहीं आया। सर ये मटेरियल, पहले मटेरियल, सर ये याद कैसे होगा। अभी तो बताया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, लेकिन सर यहाँ पे 9 प्रकार की गैस लिखा है। अब भैया मोटे तौर पे, अब एक बात बताओ, सबसे बढ़िया बात, जब आपका वैकल्पिक विषय आएगा, उत्तर के लेखक तो आप ही हो ना। अगर आपने लिख दिया कि वायुमंडल में 9 प्रकार की गैस पाई जाती हैं, तो आपने अपनी गले में खुद ही फंदा डाल दिया। आप क्यों लिखोगे 9, आप लिखेंगे वायुमंडल गैसीय मिश्रण है, इनकी प्रमुख गैसें निम्नलिखित हैं, 1 2 3 4 इत्यादि। समझदार तो यही करेगा। अब गधा जो है रट के बैठा है, 9 प्रकार, 8 आ रही है, 9 में किडनी लिख दूं, बताओ। क्रिप्टॉन, जेनॉन, अरे ये पूरा का पूरा भाई इनर्ट गैस का ग्रुप है। हीलियम, नियॉन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, यही तो है। बट करना है सर, इतना याद कैसे करूंगा। और सबसे मजेदार बात यह है, हो सकता है कभी परीक्षा ही ना दे, दिल का दौरा तो ऐसे ही पड़ जाएगा प्रीलिम्स में। तो आपको किताब की मूल मूल विचार समझ में आ गया, आपके शिक्षक ने पूरा समझा दिया। अच्छा 9 होते हैं, 9 में भी क्यों करूंगा यार, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, याद तो हमें उसी परसेंटेज का है कि नहीं। हाँ ओजोन एक विशेष है, तो हमने कहा यार ओजोन के बारे में थोड़ा सा लिखा होना चाहिए हमारे छात्र के पास, तो ये हो गया। तो पहली चीज, पहले दिन बता रहा हूं, सारी की सारी चीजें बच्चों याद करने के लिए नहीं होती हैं। जो भी बच्चा यूपीएससी की तैयारी दे रहा है उसको ये समझने की जरूरत है कि यूपीएससी केवल साइंस नहीं, केवल हिस्ट्री नहीं, केवल पॉलिटी नहीं। आप खुद सोच के देखिए, आपने जिसमें भी ग्रेजुएशन करी होगी उसका भी सिलेबस बहुत होता है। तो यूपीएससी अगर सभी का सिलेबस कर लेगा तो भाई ये तो मतलब तबाही हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो जो भी ये रटने का काम कर रहा है, यानी वो शिक्षा समझ भी नहीं रहा है और शिक्षक पे विश्वास भी नहीं। पहली चीज अच्छे से समझाऊंगा, मटेरियल कहीं पे अटकेगा तो भी साथ में मटेरियल रहेगा, मटेरियल से काम की चीजें निकालनी है और कुछ नहीं। तीसरी चीज आज हम क्या करने वाले थे, समय हो गया क्या, बस बस खत्म कर रहा हूं। तीसरी चीज, महत्व हो गया, ये हो गया। जलवायु के तत्व भी हमने बात कर लिए, वायुमंडलीय तापमान पे बात करनी थी वो नहीं कर रहे, ये कर दूं।
संरचना। कल आज की क्लास थोड़ी छोटी कर रहे हैं क्योंकि कल स्टूडियो से होगी, तो स्टूडियो में मेरे पास पूरा टाइम रहता है, आज क्योंकि क्लास को वो करने में इशू है। तो संरचना, तो वायुमंडल की संरचना कैसी, जल्दी से बताओ। अरेंजमेंट ऑफ एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर कैसा है? स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, इसकी संरचना कैसी है? संरचना व बनावट, सॉरी, संरचना तो एक इन गैसेस से बना है, गैस तो हमने देख ली, तो हमें गैसों का पता होना चाहिए। इसकी बनावट कैसी है, जल्दी बताइए। इसकी बनावट है परतदार, परतदार बनावट। तो पहली चीज हमारे मित्र ने कहा सर भारी नीचे होती हैं, हल्की ऊपर होती है, वो सब कुछ ठीक है। शब्द क्या था? परतदार। हमारे लिए आसान हो जाएगा कि नहीं? वायुमंडल एक परतदार मंडल है। कौन सी परतें हैं, जल्दी बताओ। क्षोभ मंडल, समताप मंडल। अच्छा, परतें क्यों हैं? परतें क्यों हैं? मौसमी गतिविधियों से परत बनती है, नहीं, गलत है। परतदार क्यों है? तापमान में परिवर्तन। परतदार क्यों है? गैसों के तापमान से, भार और तापमान दो अलग चीज है। परतदार बनावट, एक तो इन्होंने कहा भार, भार से मेरा मतलब है घनत्व। तो कोई भी तरल पदार्थ लीजिए, अगर तीन तरल पदार्थ हैं जिनका अलग अलग घनत्व है, हमने ग्लास में डाले और उनको छोड़ दिया ग्लास में, तो क्या वो अपने घनत्व के आधार पर परतदार तरीके से आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? तो निश्चित रूप से हमारा जो वायुमंडल अगर परतदार है, तो परतदार किस लिए है? क्योंकि अलग अलग घनत्व की गैसें होने के कारण वो अपनी परतों में लग गए। ठीक है, तो क्या नाम है इनका? जो परतें हैं, हमने क्या बात की, कौन सी परतें होंगी? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। गलत उत्तर है, इसलिए बता रहा हूं, गलत उत्तर है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल घनत्व के आधार पे नहीं बने हैं। आपके शिक्षक ने बताया होगा कि वो जो होता है आपके ऊंचाई पर उठने से जो तापमान की ह्रास दर है उस पर बने हैं। तो यहां पर होता है 0 से 80 डिग्री, 80 किलोमीटर, इसको कहते हैं सममंडल। क्षोभ से बाहर आ जाओ, जल्दी लिखो, सममंडल, इसको कहते हैं सममंडल। होमोस्फीयर। और इसके ऊपर जो है ये कहलाता है विषम मंडल, यानी हेट्रोस्फीयर। ये जो आपने पढ़ा है वो आपने तापमान के आधार पे पढ़ा है। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर वो घनत्व के आधार पे नहीं है, वो गलत है। ठीक है, 0 से 80 किलोमीटर तक वायुमंडल में बहुत सारी वर्टिकल एक्टिविटीज होती रहती हैं। क्या होती रहती हैं? हवाएं जो हैं चलती रहती हैं। अब मुझे बताइए, चीजों को परत में बनने के लिए, चीजों को परत में बनने के लिए क्या चाहिए? चीजों में मूवमेंट चाहिए या स्टेशनरी होना चाहिए? स्टेशनरी। 0 से 80 क्या परतें बन सकती हैं? बन सकती हैं? बन ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हवाएं जो हैं मिक्स हो रही हैं। तो यहां पर क्या रहेगा? सममंडल। सममंडल मतलब सेम रहेगा। यहां पर, यहां पर गैसीय मिश्रण क्या रहता है? 78%। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कितना, आर्गन कितना? ठीक है, तो चंडीगढ़ चले जाओ चाहे कनेक्टिकट चले जाओ, कहीं चले जाओ यही मिलेगा। कहीं पर भी, विश्व में कहीं पर भी चले जाओ,
कहीं पर भी चले जाओ, मैं यहाँ पे प्रयागराज में हूँ, आप प्राग नाम की जगह में चले जाइए यूरोप में, वहां पर भी यही मिलेगा, सेम मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे चले जाइए या फिर नैनीताल में चले जाइए, ऊंचाई पे है कि नहीं नैनीताल, वहां पर भी सेम मिलेगा संबंध। लेकिन यहाँ पर 80 किलोमीटर के ऊपर, 80 किलोमीटर के ऊपर जो हवाओं का मिश्रण है ना, अब वो नहीं होता। तो हवाएं क्या हैं, अब उनके पास समय है कि वो बैठ सके। तो यहां पे परतदार संरचना बनती है। ये कौन सी परत, पहली परत बना रहा हूं आपके लिए, पहली परत ये नाइट्रोजन की परत, दूसरी परत ये ऑक्सीजन की परत, तीसरी परत हीलियम की परत, और चौथी परत सबसे हल्की कौन सी होगी जल्दी बताओ, हाइड्रोजन की परत। ये विषम मंडल है, यहां पर ये परतदार बनता है। 0 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल में गैसें मिश्रित होती रहती हैं। उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, सममंडल। 80 किलोमीटर के बाद इतनी ऊंचाई हो चुकी है कि जो नीचे का प्रभाव है अब वो बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं रहता है, इसलिए गैसों को अपने भार के अनुसार बैठने का मौका मिलता है यहां पर। इसी क्षेत्र में, अगर आपने जीएस में पढ़ा होगा, इसी ऊंचाई पे बनता है आयन मंडल, इसी में बनता है ऑरोरा। कल बताऊंगा कि ऑरोरा कैसे बनता है, कल बताऊंगा आयन मंडल का विज्ञान क्या है। ठीक है, और जो यहां पर है, यहां पर आपका शोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल, ये 80 किलोमीटर में खत्म होते हैं कि नहीं होते हैं? तो आपका शोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल, ये तीनों सममंडल में खत्म हो जाएंगे, और उसके ऊपर आएगा विषम मंडल, और विषम में आपको परतें दिखाई देंगी। ठीक है, यहां के लिए तो नहीं, ऑनलाइन छात्रों के लिए, सभी के लिए। आपके पास हैंडआउट्स हैं बच्चों, आपके पास ये पढ़ के आना है। ओजोन हो गया, ओजोन के बाद ये सममंडल और विषम मंडल, वायुमंडल की संरचना, सामान्य विचारधारा जो बच्चों ने अभी क्लास में हमें बताया, क्लास में क्या बताया, शोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन। लेकिन जो नूतन विचारधारा है वो है सममंडल और विषम मंडल। आशा आपको समझ आया होगा ये कैसे होते हैं, इनमें क्या परतें होती, ये भी है, विद चित्र हमने बनाया है, और कल हम इससे क्लास इसी से शुरू करेंगे। वैसे आज का लक्ष्य था कि ये मंडल कर लेंगे और हम तापमान को शुरू करेंगे, आज क्लास थोड़ी छोटी कर रहे हैं। आशा है आप लोगों को भी थोड़ा सा भूगोल विषय, और विषय तो आपको लेना है नहीं लेना वो अलग बात है, बट ऑप्शनल की एक समझ आई होगी कि ऑप्शनल में चीज़ों को गहरा देखा जाता है, उसमें समझ भी विकसित की जाती है, उस पर भाषा पर भी काम करना होता है। सर ये तो मैं एनसीईआरटी क्लाइमेट से पढ़ ली हूँ, तो बेटिया शिवानी ये जो इसमें जानकारी दी है एनसीईआरटी से परे भी दी है, तो उसे भी पढ़ना है। तो जितने भी बच्चे ऑप्शनल में जुड़े हैं, नियम मान लीजिए, जो क्लास में कराया, ये 34 पेज का हैंड आउट है अभी आपके पास। 34 पेज में लगभग हम शायद 10-12 पर हैं या नहीं है, 8 पर आ गए, 8, मुझे 10 पेज तक पढ़ के आइएगा। इंसुलेशन सूर्य तब तक पढ़ के आएंगे, कल के लिए होमवर्क है, तो सभी लोगों को होमवर्क। अच्छा अभी हमने पहले यूनिट में क्लाइमेटोलॉजी में क्लासेस को हमने ऑल्टरनेट डे किया है, तो इस यूनिट में हम ऑल्टरनेट, तो ये मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे चलेगी। समय रहेगा इसका 1:30 से 3:30 रहेगा। जो होमवर्क दे रहा हूँ प्लीज हैंड आउट के साथ करिएगा। फाउंडेशन का एक हैंड आउट मिला है जिसमें 5 क्षेत्र हैं, वो करिए, और ये 2 दिन का काम है, मुझे 10 पेज इधर और 10 पेज उधर पढ़ने। ठीक है, ख्याल रखिए, जल्दी मिलता हूँ। और कल जो है इस वर्ष की जो 2025 की मुख्य परीक्षा के भूगोल के प्रश्न आए जीएस के, उन पर भी आपको ऑनलाइन केजीएस पे डिस्कशन मिलेगा। कल मिलेंगे ऑनलाइन डिस्कशन में, और परसों क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद, जय हिंद टू ऑल।